फ़ायदा पहले बता दूं, और एक वीडियो है जो कि हमने देखनी है, और उस वीडियो से बहुत ज़्यादा आपको समझ आ जाएगा, और आप में से कई लोगों ने ये वीडियो देखी होगी। ठीक है, बहुत पुरानी वीडियो है और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फेमस है। देखिए, डिफरेंशियल का काम कहाँ शुरू होता है। पहला काम उसका तो यही है कि प्रोपेलर शाफ्ट आ रही है इस तरह से, और ट्रक के व्हील इस तरह से है। ठीक है, ये शाफ्ट है और ये व्हील इस तरह से कि 90 डिग्री पे पावर ट्रांसमिट करनी है, इतना सा हमें पता है। ठीक है, कि डिफरेंशियल का काम है। अभी मेन रोल इसका कहाँ पे आता है, जब तक हम सीधे चलते हैं, ठीक है, हम सीधे जा रहे हैं कहीं पे, तो हमारे व्हील पूरे इक्वली दोनों सेम स्पीड पे चल रहे हैं। ठीक है, सेम स्पीड पे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। जैसे ही हमने एक टर्न लिया, अब अंदर वाला जो व्हील है, अंदर वाला व्हील मान लेते हैं ये इस तरह से, अंदर वाला मतलब जिस तरफ मुड़ रहा है उसको अंदर वाला मान लेंगे, और बाहर वाला ये मान लेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, इसको कम स्पीड पे और इसको ज़्यादा स्पीड पे चलना चाहिए अगर दोनों ने बराबर दूरी तय करनी है। ठीक है, एक चीज़ सिंपल सी बात आपको ये पूछूंगा, अगर रेस होने वाली है, कहीं पे रेस होने वाली है और दो ट्रैक इस तरह से है, आप यहाँ पे खड़े हो और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और दोनों सेम स्पीड पे अगर भागे, ठीक है, कि आप भी उतनी स्पीड पे भागो, मैं भी उतनी स्पीड पे भागूँ, ठीक है, तो मैं जल्दी चक्कर पूरा कर लूँगा। आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भागोगे, मैं भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भागूंगा, तो लेकिन मैं जल्दी चक्कर पूरा कर लूँगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा सर्कल छोटा है, आपका सर्कल बड़ा है। आप इस चीज़ को समझ सकते हो, सर्कल बड़ा है। ठीक है, अब हमारे पास गाड़ी के केस में भी यही होता है कि जब हम टर्न करेंगे तो अंदर वाला व्हील जो है उसने कम रोटेट करना है। ठीक है, कम करना है, कम सर्कल पूरा करना है, और बाहर वाले ने ज़्यादा करना है, और इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसको भागना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो से समझेंगे हम और इसको क्लैरिटी लाएंगे। देखो यहाँ पे देखिए, हमने एक बाइक्स की एग्जांपल ली है। ठीक है, और बाइक्स क्या करेंगे, अगर मान लो एक साथ चलती हैं, इस तरह से चलती हैं, तो अभी ये देखिए इसकी स्पीड कितनी कम है, ये अंदर वाले की स्पीड कितनी कम है और बाहर वाले की स्पीड ज़्यादा होगी। अगर उसने बराबर चलना है तो इसका सर्कल देखो और इसका देखो। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अब अगर बराबर चलते हैं, इसकी स्पीड देखना। अब क्या करेंगे कि बाहर वाला ज़्यादा स्पीड पे और अंदर वाला कम स्पीड पे चल रहा है, सिंपल सी बात। और यही काम हमारी गाड़ी में, अब पुराने टाइम में हमारे पास ये जो वैगन होते थे हमारे पास, और ये इसमें दिक्कत नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि ये अपनी जगह पे घूम रहा है, ये अपनी आपस में कनेक्ट ही नहीं थे, हमें दिक्कत ही नहीं आती थी। ठीक है, क्योंकि अपनी जगह पे ये चल रहा है, अपनी जगह पे ये चल रहा है, दोनों को कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, अब मेरे पास और इसके अलावा पुराने जो हमारे पास गाड़ियाँ थी, ठीक है, अब ये इस तरह से हो गया। अब पुरानी गाड़ियां जो थी उसमें ये क्या करते थे कि आगे से जो इंजन की पावर आ रही है सिर्फ एक ही व्हील को दे देते थे, दूसरे व्हील को पावर ही नहीं देते थे। ठीक है, अपना ये दिमाग में आता है कि डिफरेंशियल का ये काम कैसे है और कैसे कर सकता है ये, कि एक की स्पीड कम कर दे और दूसरी की बढ़ा दे। और एक स्टूडेंट ने इवन ये पूछ लिया, सर रिक्शा में क्यों नहीं है, फिर उसमें भी पीछे दो व्हील हैं, तो रिक्शा में क्यों नहीं है? तो रिक्शा का भी यही सेम फंक्शन है, उसमें भी आप चाहे उठा के देख लेना, पैडल जब घुमाओगे ना रिक्शा का, तो हमारा सिर्फ एक टायर पीछे वाला वो मूव करेगा, दूसरा मूव ही नहीं करेगा, तो उसकी पावर सिर्फ एक टायर को जा रही होती है, इसलिए ये दिक्कत नहीं आती। तो इन्होंने ये कर रखा था। लेकिन जब कभी अगर ये किसी खड्डे में फंस गया, कि कहीं कीचड़ में फंस गया, तब ये चीज दिक्कत देती थी कि एक ही टायर इसका मूव कर रहा है, दूसरा तो मूव ही नहीं कर रहा, फंस जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये फंस जाते थे खड्डे में, तो दिक्कत आती थी हमें। ठीक है, इस चीज को समझ रहे हो। अब अगर हम दोनों को जोड़ दें आपस में, तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि हमारे पास इसको भागना है, इसके अगर व्हील लॉक कर दें तो ये घसीटता हुआ बाहर जाएगा। इसको ज्यादा तेज भागना है, लेकिन भाग नहीं पाएगा तो घसीटा जाएगा। जैसे मान लो अगर दो दोस्त इस तरह से हाथ पकड़ के घूमेंगे, तो अगर तो बाहर वाला तेज भाग गया, मैं इस तरह दिखा दूं आपको कि ये वाला बंदा तेज भाग सका तो ठीक है, लेकिन अगर इसने हाथ पकड़ा हुआ है, इसका हाथ पकड़ा हुआ है, तो इसको घसीटते हुए आगे ले जाएगा।
कि भाग जल्दी, नहीं तेरे से भागा जाता हूँ, मैं घसीटूंगा, लेकिन हमें बराबर सर्कल बराबर पूरा करना है, सर्कल मुझे बराबर पूरा करना है, तो ये घसीटा जाता है इसलिए, तो ये दिक्कत आ जाती। अब देखते हैं कि डिफरेंशियल बना कैसे, क्या आइडिया बनाया यार, ज़बरदस्त। अगर वैसे ही आप देखने लगोगे ना तो फोटोज़ में समझ आना ना कहीं और, इस तरह से देखोगे तो कुछ भी नहीं समझ आने वाला, ठीक है। आप कहीं खोल के देखना, आपके ना लैब में कहीं ना कहीं डिफरेंशियल पड़ा होता है तो इस तरह से घूमता हुआ नज़र आता है और समझ कुछ भी नहीं आता। और बुक तो यार हद ही है, डायग्राम होती है और कुछ नहीं होता उसमें, ये इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज़्यादा। अब सिंपल कर देते हैं इस चीज़ को, 2 एक्सेल बना लेते हैं इस तरह से, ये अपनी जगह पे घूम सकता है, ये अपनी जगह पे, ठीक है, ये अपनी अपनी जगह पे मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक इस तरह से देखिए रिंग लगा दी यहाँ पे, और यहाँ पे स्पोक्स लगा दी, ठीक है, ये स्पोक्स लगा दी 2, ताकि इसको मूव करें तो ये मूव हो जाए और इसको मूव करें तो ये मूव हो जाए, इस तरह से लगा दी इन्होंने स्पोक्स। अब दिमाग लगाया, दिमाग किस तरह से लगाया, अलग से एक मैं इसमें एक और ये एग्जांपल, ये अच्छी दी हुई है एग्जांपल इन्होंने। अगर तो ये देखो इसको घुमाते हैं, इकट्ठे घूमते हैं, ये देखो इस तरह से घूम रहे हैं, ये दोनों इकट्ठे घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या करता है, अब देखो इसको हाथ से तो पकड़ नहीं सकते, अब यहाँ पे एक क्या कर दिया, मूव करने के लिए हमने एक कोई पार्ट लगा दिया अलग से, ठीक है। अब देखो, अब इसको ये घुमाता है, ठीक है, जैसे हमने हाथ से कर रहे थे ना, उसको पकड़ के तो रख नहीं सकते। अब देखो, अब अगर हाथ से घुमाता है तो वो बराबर स्पीड पे चल रहे हैं, ये भी उतनी स्पीड पे, ये भी इतनी स्पीड पे। लेकिन एक चीज़ नोट करना, जब हमारे पास ये सर्कल में घूमेगा, सर्कल में घूमेगा तो ये एक तरह से क्या है कि अंदर वाला जब व्हील कम चलेगा और बाहर वाला व्हील ज़्यादा चलना है, ये फंक्शनिंग करनी है, तो ये क्या करेगा, ये एक तरह से रुक रहा है, ये इसके ऊपर दबाव पड़ रहा है, फ्रिक्शन ज़्यादा है इसके ऊपर, अंदर की ओर दबाव ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। अब अगर तो इसको इकट्ठा एक साथ घुमाते हैं तो दोनों की व्हील की स्पीड एक बराबर, लेकिन इसको थोड़ा सा भी पकड़ लें। अब पकड़ने का क्या मतलब है, पकड़ने का ये मतलब नहीं कोई अंदर से आएगा और इसको पकड़ लेगा, लेकिन हाई फ्रिक्शन, ज़्यादा फ्रिक्शन होने के कारण अंदर वाले व्हील में, क्योंकि बाहर वाला जल्दी, एक चीज़ नोट करना ना, इधर नोट करते हैं हम जब टर्न करेंगे तो इधर हैवी वेट हो जाता है, वेट ज़्यादा होने के कारण वो पकड़ बन जाती है, एक्स्ट्रा फ्रिक्शन बन जाती है। कुछ स्टूडेंट को होता है सर ऐसे पकड़ता थोड़ा ना कोई, अगर हम इसको चीज़ को पकड़ लें, एक रुकेगा तो दूसरा भी रुक जाएगा, इस चीज़ को समझ रहे हो, एक रुकेगा तो दूसरा भी रुकेगा, क्योंकि ये बराबर स्पीड के लिए। जब तक तो सीधा चल रहे थे ठीक है, जैसे ही टर्न किया तो प्रॉब्लम दे दी, देखो जैसे ही टर्न किया। अब इन्होंने आइडिया लगाया और ज़बरदस्त आइडिया, और ये ख़त्म कर देगा और सारी चीज़ें आपको सिखा देगा किस तरह से इसको, ये जो है ना ये पार्ट, इसको मूवेबल कर दो, बस इसको मूवेबल कर दो। पहले ये अपनी जगह पे मूव नहीं कर सकता था, अब ये मूवेबल लगा दिया, जब तक तो सीधा चल रहा है ठीक है चलने दो, ठीक है, जब तक तो सीधा चल रहा है चलना है। अब जैसे ही इसको पकड़ा तो ये देखो इसको मूव कर दिया, उसको पकड़ा तो इसको मूव कर दिया, मतलब एक अगर रुकता भी है, एक अगर कम भी चलता है तो दूसरा तो चले, दूसरे को तो पावर मिले, ठीक है। दोबारा इसको देख लो चाहे, ठीक है, क्या दिमाग है यार, ठीक है। उसको घुमाया, वो तो घूम गया ना, ये रुका कोई बात नहीं, उसको तो घुमा दिया, पावर दे दी। अब पावर जो दे दी है इसने, वो पावर का इस्तेमाल किस तरह से हम करेंगे, इसकी स्पोक्स बढ़ा देंगे, ठीक है, इसकी स्पोक्स बढ़ा देंगे। जब भी आपको देखना है ना, इसकी मोशन देखना है बस, जब सीधा चलेगा तब तक ये अंदर वाला मूव ही नहीं करेगा, गोल ऐसे मूव नहीं करेगा, सीधा सिंपल धक्का देने के काम करेगा। जैसे ही उसको पकड़ते हैं ये खुद घूम जाएगा अंदर वाला पार्ट, ये देखना, ये देखो पकड़ा है, ये घूम रहा है, ये घूम के उसको पावर दे रहा है, ये नहीं पावर मिल रही, कोई बात नहीं, उसको पावर मिल रही है, ठीक है। तो ये अंदर वाला पार्ट घूम रहा है, देखो। अब जब सीधा चलेंगे तो ठीक है, अगर सीधा चले तो ये घूमता ही नहीं है, देखो ये इसकी मोशन देखो है ही नहीं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम, जैसे ही एक चीज को पकड़ेंगे ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये देखो एक्टिवेट हो गया, इसको पकड़ के ये एक्टिवेट हो गया, ये एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। तो अब इसका ये इस तरह से जर्क ना लगे, झटके ना लगे, तो हमने क्या करा, हमने और ज़्यादा स्पोक्स लगा दी इसमें, ताकि ये इस तरह से झटके ना लगे। तो सेम फंक्शनिंग वही हो रही है। अब धीरे धीरे इसको चेंज करेंगे।
अब इसके अंदर क्या करेंगे, गियर्स का फंक्शनिंग करने के लिए थोड़ा सा और इसको मजबूत बनाने के लिए इस तरह से बना दिया, ठीक है, वही फंक्शन है वो देखो सेम, ठीक है, वही चल रहा है। अब इसको गियर की शेप दे दी, अब इसकी मोशन अब देखो ये घूम रहा है ना, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये नहीं घूम रहा, ठीक है, तो मोशन हमने ट्रांसफर कर दिया। अब लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दो लगा दिए, हमने दो लगा दिए यहाँ पे, ताकि लोग, अब एक बंदा लोड उठा रहा है, दो बंदे उठा रहे हैं, तो फर्क तो होगा ही उसमें, ठीक है। और इसको घुमाने के लिए अब हाथ से तो घुमा नहीं सकते, हाथ से थोड़ा ना घुमाएंगे, हम थोड़ा ना घुमा रहे हैं। ये आती है शाफ्ट जो क्या करेगी, पीछे से पावर लेगी और इस शाफ्ट को प्रोपेलर शाफ्ट बोलेंगे, और ये प्रोपेलर शाफ्ट इसको घुमाएगी, ये बड़े व्हील को घुमाएगी, और ये जो घूमेगा तो ये पूरा पार्ट घूमेगा, ठीक है। अब अंदर वाला ये जो है इसको प्लैनेट और सन गियर कहते हैं, प्लैनेट और सन गियर। अब आपको डायग्राम भी समझ आ जाएगा, जो डायग्राम बुक में दिया ना वो भी समझ आ जाएगा, पहले नहीं समझ आता ना, अब आ जाएगा। तो इसके मोशन को देखो, अब ये पावर देगा प्रोपेलर शाफ्ट, ये व्हील है इधर, और ये इस तरह से मूव करेंगे, ये देखो जबरदस्त है, जबरदस्त है ये चीज या नहीं। आप में से कईयों ने ये वीडियो देखी होगी पहले, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में थी वो, तो मैंने सोचा इसको हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त समझाने का तरीका है। यूएस आर्मी ने ये 1920 1930 तब तक ये वीडियोस बनाई हुई है, हमें अभी तक ये नहीं समझाएगा इस तरीके से। दिल को छू गया था जब मैंने पहली बार इस वीडियो को देखा था, कि सलाम है इस बनाने वाले को, क्या सोच है अब समझाने का तरीका देखो, स्क्रैच जीरो से शुरू करो और आगे तक जाओ, और समझ हर चीज़ हर बंदे को आए, जरूरी नहीं है वो इंजीनियरिंग का हो, ठीक है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा वो भी समझा देगा आपको आने वाले टाइम में कि डिफरेंशियल क्या है, ठीक है, वो मटका क्या है। तो मटका बहुत ज़बरदस्त है, बनाने वाले हैं क्या चीज़ बनाई है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इस वीडियो को किस तरह से आप समझे हैं या नहीं समझे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये चीज़ आपको डिफरेंशियल आगे से याद रहेगा या नहीं रहेगा। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इसके बारे में पूछने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं गियर बॉक्स के बारे में। बहुत ही प्यारी सी वीडियो है, ठीक है, शेवरले ने बनाई है, और ये बहुत ज़्यादा पुरानी वीडियो है, तो ब्लैक एंड वाइट में होगी, लेकिन बहुत अच्छा समझाएगा। तो बेसिक से शुरू करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। इसका नाम है वीडियो का स्पिनिंग लीवर्स, तो लीवर जो स्पिन करते हैं, ठीक है। तो एक बार की बात है पुरानी, कि जब इसकी इन्वेंशन हुई लीवर की, ठीक है, लीवर की, तो उन्होंने आर्किमिडीज ने एक कॉन्सेप्ट दिया लीवर का, और उनको इतना गुमान हो गया, वो कहते हैं मुझे तो एक फलक्रम दो, एक लीवर दो, मैं तो धरती हिला दूँ लीवर से, ठीक है। लीवर के ऊपर मेरी वीडियो अलग से है, एक वीडियो वो देख सकते हैं आप, लीवर समझना है, नहीं तो यहाँ से भी आपको लीवर के बारे में समझ आ जाएगा, और उसके बेस पे आपको गियर समझ आ जाएंगे, गियर बॉक्स समझ आ जाएगा। तो ये कहता है गिव मी अ लीवर, ठीक है, इनफ लॉन्ग एंड फलक्रम, आई विल मूव द अर्थ, मैं अर्थ हिला सकता हूँ, ठीक है, इतना बड़ा। अब लीवरेज का इन्होंने एग्जाम्पल देना है। अब देखिए हमारे पास लीवर हर जगह पे है, चाहे आपने इसको ओपन करना हो, ठीक है, बोतल ओपन करते हो वहाँ पे भी लीवर का इस्तेमाल करते हो, देखो इसको भी लीवर का इस्तेमाल करते हो, ये भी क्या खेल रहे हैं, लीवर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके सेंटर में फलक्रम है, यहाँ पे भी किसका इस्तेमाल हो रहा है, लीवर का इस्तेमाल हो रहा है, कि फोर्स हम दूर से लगाएं, हम दूर से फोर्स लगाएं, लेकिन जो वेट उठाना है वो पास से उठाया जाए, और ये फलक्रम है, और वेट जो है वो पास से उठाया जाए।
तो उससे क्या होता है कि हमें ईजी हो जाता है काम करना, ईजी हो जाता है। ये भी हम देखें तो ये किसका काम है, ये भी लीवर का ही काम है। ओके, अब लीवर के लिए एग्जांपल सी देते हैं सिंपल सी, कि फलक्रम हम देखते हैं, इसको फलक्रम मान लेते हैं, और ये हमारे पास यहाँ पे लीवर है, यहाँ पे 10 पाउंड का वेट रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस देखो, ये वाला डिस्टेंस डबल कर दें और ये 1 मीटर है मान लो और 2 मीटर है, तो ये 5 पाउंड ने उसको बैलेंस कर दिया। अब अगर देखो 5 ये है, ठीक है, 5 ये है और इसने 25 को बैलेंस कर दिया, ठीक है। दोबारा देखो इस चीज को, 5 ये है, इसने 25 को बैलेंस कर दिया, मतलब 5 गुना ये लेंथ इसकी 5 गुना है। तो लीवर से हमने समझा कि हम इसको ज़्यादा मतलब कम फोर्स लगा के ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। लीवर की एग्जांपल से हम इसको क्या करेंगे, 2 लीवर इस तरह से जोड़ देंगे, 2 लीवर इस तरह से जोड़ देंगे ताकि हम फोर्स कम लगाएं और ज़्यादा हमें लीवरेज मिले, ठीक है, लीवरेज ज़्यादा मिले। इसी को यूज़ करके हमने लीवर को जोड़ते हुए गियर बॉक्स बनाए। है क्या, सिंपल मैकेनिज्म लीवर, और इसके बेस पे हमें गियर्स बने हमारे पास, आप समझ रहे हो। तो हमने इसको फायदा उठाया कि दूर ये फोर्स लगाएंगे और हमारे पास टॉर्क बढ़ जाएगी, हमारे पास टॉर्क बढ़ जाएगी। इस तरह जब इसको मूव करते हैं तो छोटा गियर जब बड़े को मूव करता है तो टॉर्क बढ़ जाती है, हमारे पास टॉर्क बढ़ती है, उससे फायदा मिलता है, ठीक है। हमने इस चीज को समझना है कि जब एक चीज याद रखना सिंपल सी, छोटा गियर बड़े गियर को चलाएगा तो टॉर्क बढ़ेगी और स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन बड़ा जब छोटे को चलाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी और टॉर्क कम हो जाएगी, बस हमें ये चीज़ समझनी है। अब इसका जो फायदा है ना, हमने गियर बॉक्स में ले लिया। गियर्स हर जगह पे यूज़ होते हैं, आप हैरान हो जाओगे, हर जगह पे आपको गियर्स दिखेंगे, ठीक है। गन्ने की जूस में मशीन होती है ना जो, उसमें भी गियर्स इस्तेमाल होते हैं, देख लो कितने, और नहीं तो गन्ने का जूस निकालना मुश्किल हो जाए वहाँ, ठीक है। अब बात आती है गाड़ियों की। गाड़ियों में हमने गियर बॉक्स डाला, गियर बॉक्स डाला क्यों, क्योंकि हमने देखिए गाड़ी हैवी है। अब गाड़ी हैवी है, उसको चलाने के लिए स्टार्टिंग में टॉर्क ज़्यादा चाहिए और स्पीड कम, ठीक है। टॉर्क ज़्यादा चाहिए और स्पीड कम चाहिए पहले गियर में, है ना। तो हम क्या करते हैं, टॉर्क बढ़ा देते हैं। टॉर्क किस तरह से बढ़ाते हैं, गियर बॉक्स की हेल्प से। अब बाद में क्या कभी आपने गाड़ी स्टार्ट की है कि सीधा 4th गियर में चलानी शुरू कर दी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, पहले गियर में पहले डालेंगे, फिर 2nd गियर, फिर 3rd, फिर 4th गियर, इस तरह से चलते हैं। तो पहले में हमें टॉर्क ज़्यादा मिलती है, गाड़ी मूव कर जाती है। दूसरे में थोड़ी सी स्पीड बढ़ती है, टॉर्क कम हो जाती है। तीसरे में और स्पीड, और 4th में और ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है। अब हम बिल्कुल ही स्क्रैच से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक पॉइंट से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 2 शाफ्ट्स लगाते हैं, ठीक है। ये वाली शाफ्ट है जिसका नाम है इंजन शाफ्ट, जो कि इंजन से पावर आएगी, और ये है ड्राइव शाफ्ट जो क्या है, व्हील को पावर जाएगी, जिससे व्हील को पावर जाएगी। अब हमारे पास एक और शाफ्ट लगेगी, और वो लगेगी यहाँ पे, जिसको हम कहेंगे काउंटर शाफ्ट। क्या कहेंगे, काउंटर शाफ्ट। अब यहाँ पे हम गियर्स लगा देते हैं, गियर्स लगाते हैं, और ये आपस में हमेशा जुड़े रहेंगे। ये वाले गियर जो है ये आपस में जुड़े रहेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात। इसको अब यहाँ पे जो गियर है, ये यहाँ पे जो गियर है, ये क्या है, इसकी शाफ्ट के ऊपर फ्रीली मूव कर रहा है। फ्रीली मूव करने का मतलब है कि ये घूमेगा तो शाफ्ट नहीं घूमेगी, ये याद रखना। फ्रीली मूव करने का मतलब है कि हमारे ऊपर हाथ में कड़ा पहना हुआ है, कड़े को अगर घुमाएंगे तो हाथ थोड़ा ना घूमेगा ना, फ्रीली मूव करेगा कड़ा हमारे हाथ के ऊपर, ठीक है। तो हम इसको फ्रीली मूव करा रहे हैं। इसके बाद हम इसके साथ गियर यहाँ पे एक बड़ा और यहाँ पे एक छोटा यहाँ पे लगा देते हैं, ओके। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये इसके साथ लॉक है, ये क्योंकि ये नहीं घूम रहा ना, ये कैसे घूम जाएगा। अब हम देखते हैं कि इंजन को चला देते हैं। अब इंजन जब चलता है ना, अब ये न्यूट्रल पोजीशन में है। न्यूट्रल में किस तरह से है कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये न्यूट्रल पोजीशन में किस तरह से है कि यहाँ से पावर आई, इसने इसको घुमा दिया, ये सारी शाफ्ट घूम रही है, इससे ये गियर तो घूम रहा है लेकिन ये शाफ्ट नहीं घूम रही है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऊपर फ्रीली मूव कर रहा है, समझ रहे, फ्रीली मूव कर रहा है। तो हमारे पास फ्रीली मूव होने के कारण शाफ्ट में पावर नहीं जा रही, मतलब टायर नहीं घूम रहे हैं, टायर नहीं घूम रहे हमारे पास। हमें अभी न्यूट्रल में है, तो न्यूट्रल में हमारे पास गाड़ी खड़ी है। अब यहाँ पे ये जो है, ये एक तरह से क्या है, एंगेज करने के लिए ये मूव कर सकता है, और ये शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है, और लेकिन ये इस तरह से मूव कर सकता है, ये शाफ्ट के साथ है। इस तरह से घुमाओगे तो शाफ्ट भी घूमेगी इसके साथ। अब एक गियर लगा दिया जो क्या है, इसके ऊपर मूव कर सकता है,
ठीक है, इस चीज़ों को समझते रहना किस तरह से बेसिक्स बने थे। ये इस तरह से मूव कर सकता है इधर उधर, ठीक है। अब इसका नाम स्लाइड कर रहा है ना, इसलिए इसको कहते हैं स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। स्लाइडिंग, अभी ये देखिए न्यूट्रल में है, तो यहाँ से न्यूट्रल में अभी हम करना चाहते हैं कि हम गियर डालें इसके अंदर, ठीक है। गियर डालना चाहते हैं तो हम इसकी सेटिंग करेंगे, क्यों? क्योंकि फर्स्ट गियर में चाहिए, फिर से मैं कहूँ कि हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क। हमने क्या किया, इसको इधर कर दिया। अब हमारे पास पावर कहाँ से जाएगी, ये इसके साथ मैच कर गया। अब इसमें एक और चीज़ देखो, ये छोटे वाला गियर बड़े को चला रहा है। मैंने क्या कहा था, जब छोटा गियर बड़े को चलाता है तो टॉर्क ज़्यादा मिलती है, तो पहला गियर है हमारे पास, तो यहाँ पे जो टॉर्क बढ़ी है उसका फ़ायदा लेंगे हम। अब हमारे पास जब इंजन रोटेट करेगा तो यहाँ से इंजन से पावर आएगी, ये इसको घुमाएगा, ये शाफ्ट पूरी घूमती रहेगी, ये तो घूमती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे जो इस साइड इंजन की आरपीएम है वो है 90 आरपीएम, ठीक है, 90 आरपीएम। लेकिन यहाँ पे कितनी होगी, 30 आरपीएम। 30 आरपीएम मतलब छोटा गियर जो था ना, वो मान लो 10 टीथ थे उसके, 10 टीथ थे, और ऊपर वाले के 30 टीथ थे। ये 3 बार घूमेगा तब जाके ये एक बार घूमेगा, ठीक है। तो मैं एक बार दिखा दूं आपको इस चीज़ का समझाने के लिए। ये गियर इसके कम है, मतलब आपस में इनकी गियर रेशियो 1:3 होगी, मतलब इसके 10 है तो इसके 30 होंगे, इसके 20 है तो इसके 60 होंगे, ठीक है। तब हमारे पास क्या होगा कि आरपीएम चेंज हो जाएंगे, आरपीएम कम मिलेंगे। तो पहले गियर में स्पीड थोड़ा मिलती है, टॉर्क मिलती है ना, तो हमारे पास टॉर्क मिल रही है, हमें स्पीड नहीं मिल रही। इसलिए हमने ये दिखाया कि यहाँ से जो पावर गई, ये छोटे से बड़े गियर को चलाया, उसका हमने क्या फ़ायदा लिया, टॉर्क बढ़ा ली और स्पीड कम कर ली। अब 90 आरपीएम यहाँ पे और उस तरफ कितने हैं, 30 आरपीएम। कितना अच्छा समझा रखा है ये, ठीक है, कितना अच्छा समझा रखा है। दिखा रहा है कि पावर कहाँ से जा रही है, क्योंकि ये देखो पावर यहाँ पे सीधे दिखा रहा है, ये पावर देखो किस तरह से जा रही है, क्योंकि ये तो फ्रीली मूव कर रहा है। अभी शाफ्ट को कौन घुमा रहा है, ये गियर घुमा रहा है ना, ठीक है। अब हम दिमाग लगाते हैं कि नहीं, ये इसको सेकंड गियर में डालना है, इसको साइड कर दो, ठीक है। और मेरे पास ये वाला जो मूव कर दिया, ये इसके साथ मूव कर गया। इस चीज़ को नोट करना मेरे भाई, ये लॉक्ड है, ये है जो पार्ट, ये मेरे शाफ्ट के साथ लॉक्ड है। तो इसको अगर इसके साथ जोड़ देंगे, इसको साइड कर देंगे, तो ये वाला गियर फंक्शनिंग में आ जाएगा, ये वाला गियर फंक्शनिंग में आ जाएगा। ये देखो इस तरह से। तो मैं इसको इधर कर देता हूँ, इसका कनेक्शन टूट गया, और इसको पकड़ के इधर कर देते, ये देखो अब ये जुड़ गया। अब जो पावर जा रही है, अब स्पीड बढ़ेगी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी। अब 60 आरपीएम में होगी स्पीड। 60 आरपीएम किस तरह से होगी, यहाँ से पावर जब गई तो यहाँ तक गई। अब इसमें जो गियर है, अब ये छोटा था ना, इसको बड़ा कर दिया थोड़ा सा, और ये बड़ा था, इसको छोटा कर दिया। अब रेशियो चेंज कर दी हमने गियर की, और पावर यहाँ से यहाँ तक जाने लगी, ठीक है। अब पुराने इंजन है, पुराने ये दिखा रखा है। अब इसने स्पीड बढ़ानी है और ज़्यादा, तो और ज़्यादा स्पीड बढ़ाने के लिए डायरेक्ट ही कॉन्टैक्ट बना दिया। लो कहते हैं ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर दो इसके साथ, मतलब जितनी इसकी इंजन की स्पीड वो सीधी मिल रही है इसको, इसका तो ये फ्रीली ऐसे ही फालतू में मूव कर रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। 90 इधर 90 इधर, चलो काम खत्म हमारा। 90 दोनों साइड हमें पावर मिल गई। तो हमारे पास जो शाफ्ट यहाँ पे घूम रही है सीधी, हमें पावर मिल रही है, मतलब हमने हाई स्पीड पे चलाई। तो तब हाई स्पीड इतना था। अब लेकिन रिवर्स करना है, तो अब रिवर्स करने के लिए ये देखना, थोड़ा सा इसमें वीडियो में कम समझ आता है, ये एंगल अच्छा नहीं लिया हुआ इसमें इतना ज़्यादा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये देखो बैक गियर, ये जो शाफ्ट थी ना, इसके आगे एक और शाफ्ट लगा के, और एक अलग से ये देखो ये लगा के, सॉरी शाफ्ट नहीं, ये अलग से अटैचमेंट है, और ये गियर अटैचमेंट लगाई है, ठीक है, गियर है। तो पावर पीछे से घूम के इधर आ रही है, तो ठीक है, अलग से लगा दिया, रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स के लिए इसके पीछे ना, पीछे यहाँ पे गियर है, जो एक्चुअल में मूव कर रहे थे ये आगे हैं। ये एंगल थोड़ा इस तरह से लिया कि दिख नहीं रहा। जो शाफ्ट में पावर आई थी वो पीछे भी आ रही थी, लेकिन हमारे जो गियर चल रहे हैं ये है, ये वाले हैं, तो दिख नहीं रहे प्रॉपर। तो यहाँ पे आगे हैं, ये रिवर्स कर देंगे, डायरेक्शन बदल देंगे। तो आइडियल गियर होते हैं ये, रिवर्स में हमारे पास स्पीड ला देंगे। अगर रिवर्स में आएगा तो गाड़ी जो है पीछे जाने शुरू कर देगी। अब लेकिन हमारे पास जब इस तरह से करते हैं ना, ये देखो लीवरेज, मज़ा आता है इसको खुला हुआ देख के, फिर मज़ा आता है। अब लेकिन ये दिक्कत आती थी, जब भी इस तरह से करते थे ना, तो नॉइस बहुत ज़्यादा क्रिएट होता था।
बहुत ज़्यादा, क्योंकि घूमते घूमते हमने इधर शाफ्ट में शिफ्ट कर देना तो दिक्कत तो आएगी, ठीक है। इस तरह से दिक्कत आती थी। अब ये फ्रिक्शन के कारण कई इवन टूट भी जाता था, क्योंकि घूम रहा है, देखो स्पीड पे टक करके आवाज़ आनी और कई बार टूट भी जाता। तो ये लीवर का दिक्कत आती है इसके साथ। इन्होंने फिर कोई ना कोई इसमें भी आइडिया लगाया, कहते नहीं इसका अगर नहीं लगाएंगे, इस तरह से टूटते रहेंगे, आवाज़ करते रहेंगे, तो इसका कोई ना कोई आइडिया लगाना पड़ेगा। हमने ऐसे सोचा कि कोट की तरह ऐसे आगे से एंगल छोटा रखें, फिट हो जाए जब, उसके बाद तो ये एक तरह से क्या है कि सिंक्रोनाइज करना। ये देखो ये आइडिया लगाया, तो इन्होंने आगे बस ये अलग से अटैचमेंट लगा दी। जब अटैचमेंट लगी, ठीक है, आगे से छोटा कर दिया, जब दूसरा इसके साथ अटैच करेगा, ये देखो, तो पहले फिट होगा आपस में आराम से, उसके बाद वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो इसने ये आइडिया लगा लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से मूव करते हैं चीज़ें, गियर बॉक्स इस तरह से चलता है, ठीक है। इसके बाद बहुत डेवलपमेंट हुई, लेकिन हमें बेसिक्स जो नॉलेज होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी होती है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है। और गियर बॉक्स अगर आपको समझ आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये गियर बॉक्स सारी ज़िंदगी याद रहेगा या भूल जाओगे। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता लगे कि ये वीडियो। हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स के बारे में। देखिए, हमने पिछली वीडियो में सब पढ़ा था, वो था हमारे पास स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, जिसकी वीडियो मैंने आपको ऊपर लिंक दे रहा हूँ अभी, अगर आपने नई वीडियो देखी तो वो पहले देख लो। तो हमारे पास क्या है, उसमें 2 शाफ्ट थी, ठीक है। यहाँ पे 2 शाफ्ट, एक यहाँ पे शाफ्ट थी। तो वो जो शाफ्ट थी उनके अकॉर्डिंगली हमने गियर्स लगाए थे। यहाँ पे इंजन शाफ्ट और ड्राइव शाफ्ट। एक तीसरी जो शाफ्ट लगती है वो यहाँ पे लगती है, जो कि इसको सपोर्ट देगी, और इस शाफ्ट का नाम होगा काउंटर शाफ्ट, और इसके ऊपर हम गियर्स लगाते थे। और यहाँ से गियर, ये पावर इसको देगा और आगे पावर मिलेगी, यहाँ पे भी हम गियर लगाएंगे। थोड़ा जल्दी से देखेंगे, और यहाँ पे ये गियर लगाते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम क्या थी, ये देखो, ये एक्चुअली क्या है, हमने जब भी गियर लगाना था तो ये गियर लगता था हमारे पास, ये स्लाइड करके ही लगा सकते थे। अब इसकी एक प्रॉब्लम थी। इसकी प्रॉब्लम क्या थी कि जब भी हमें गियर लगाना है, इसका गियर बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको इधर उधर मूव करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन, और वो गियर टूटने का खतरा रहता था कि इधर उधर मूव करते। अब चलती चीज़ के अंदर हाथ डालोगे तो हाथ भी तो कटेगा ना। दूसरा गियर, एक गियर चल रहा है, दूसरे को उसके अंदर फिट करना आसान तो है नहीं चलते हुए गियर के। तो वहाँ ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही थी। इस दिक्कत को हमने दूर किया, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में हमने इस दिक्कत को दूर किया। तो हम उसके बारे में अब पढ़ेंगे कि कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स किस तरह से काम करता है। हमारे पास ये जो मॉडल है, ये क्या है, हमारे पास कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स। इसमें हमने एक आइडिया लगाया, वही सारा सेम उसी की तरह ही है कि ये हमारे पास देखिए शाफ्ट है जो कि इंजन से आ रही है, ये हमारी ड्राइव शाफ्ट है, और ये हमारी काउंटर शाफ्ट है, जैसे हमने उसमें किया था। अभी ये गियर भी वही है, इसके साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक आइडिया लगाया, क्या कि हर जगह पे गियर जो है, ये इसके साथ टच में, ये इसके साथ टच में, ये इसके साथ टच में, तो सारे एक दूसरे के टच में लगातार रहेंगे। वो अलग अलग नहीं होंगे कि हमने इधर कर दिया उधर कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब और क्या आइडिया, और आइडिया ये है कि ये देखो, ये गियर तो आ गया, जो मैंने पहले भी समझाया था, ये गियर इसको घुमाएगा, ये काउंटर शाफ्ट भी लगातार घूमती रहेगी। अब आप कहोगे कि गियर कौन सा लगेगा, कैसे पता चले। अब देखो, ये जो गियर है ना ऊपर वाले, ये क्या है, ये गियर है हमारे पास फ्री टू मूव। फ्री टू मूव का मतलब क्या है, हमारे पास ये फ्रीली मूव करते रहेंगे। अगर हम कहें ना कि मैंने पिछले एग्जांपल दी, जैसे हाथ में कड़ा पहना हो, चूड़ी पहननी हो, तो वो आप मूव करोगे तो आर्म तो नहीं रोटेट होती ना, इस तरह फ्रीली मूव कर रहा है। अभी ये जो है कि क्या करेगा, ये इसको घुमाएगा, ये इसको घुमाएगा, ये सारे घूमेंगे, लेकिन पावर नहीं जाएगी आगे। इस तरह से हम समझते हैं कि हमारे पास ये सारा ऑपरेशन होगा। और इसमें एक स्पेशल है, क्या है, डॉग क्लच। अब पहले एक क्लच की बात करें, ये पहले उन्होंने क्लच प्लेट दिखा दी। ये क्लच प्लेट हम यहाँ पे गियर बॉक्स के साथ लगाते हैं। अब क्लच प्लेट का फंक्शनिंग मैं आपको अलग से समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी हमारे पास पावर जो आ रही है, यहाँ से आ रही है और यहाँ जा रही है। ये देखिए, सारे गियर चल रहे हैं, लेकिन मेन चीज क्या है, ये शाफ्ट नहीं चल रही,
ये बाहर, ये तीनों गियर देखो सारे घूम रहे हैं, लेकिन ये शाफ्ट तो घूम ही नहीं, जो हमने घुमानी है। अभी ये कौन सा है, ये है न्यूट्रल गियर, ये न्यूट्रल गियर है। न्यूट्रल गियर में हमें आगे पावर नहीं मिल रही, हम न्यूट्रल गियर में गाड़ी खड़ी कर दें, इंजन चलता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। क्यों, पावर ही नहीं जा रही आगे। अभी पावर नहीं जा रही तो ये सारे देखो घूम रहे हैं, लेकिन ये नहीं घूम रहा। बात समझ आ गई। इस तरह से हम न्यूट्रल गियर को लगाते हैं जब भी हम लगा। अब इसमें स्पेशल अरेंजमेंट आ गई। स्पेशल अरेंजमेंट क्या आ गई, ये है, इसको बनाया गया स्पेशली क्या करने के लिए कि अब गियर लगेगा कौन सा, ठीक है, आप बात समझें। अभी गियर लगेगा कौन सा, वो कौन डिसाइड करे, वो ये डिसाइड करेगा। इसका नाम है डॉग क्लच। डॉग क्या, कुत्तों की तरह, कुत्ता है ना, कुत्ता ऐसे पकड़ लेता है एक बार पकड़ ले छोड़ता नहीं है, ऐसे ऐसे कुत्ते भी होते हैं। तो ये कुत्ता जो है ना, ये कुत्ता इस पकड़ लेगा इसको, जिस गियर को पकड़ना है, हमने जैसा मूव करेंगे वैसा ये कुत्ता उसको पकड़ लेगा, डॉग क्लच उसको पकड़ लेगा। जब उसको पकड़ेगा तब वो वाला गियर शाफ्ट के साथ एंगेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने एंगेज करवा दिया था, नहीं, शाफ्ट के ऊपर आराम से घूम रहा था, इसने कुत्ते ने पकड़ लिया, अब शाफ्ट घूमेगी साथ। बात समझ रहे हो। ये डॉग क्लच जो है इसका काम है। अभी मान लो कि आपने गियर डालना है, आपने पहला गियर डालना है, तो पहले गियर में मैंने पहले भी बताया था किस तरह से था कि हमें टॉर्क ज़्यादा चाहिए। टॉर्क ज़्यादा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंजन वाली पावर, इंजन जो आ रही है वो छोटा गियर, और जो हमने व्हील को देना है वो बड़ा गियर। उससे क्या होगा, टॉर्क बढ़ेगी, स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम और टॉर्क ज़्यादा। तो अभी ये देखो, इसकी जैसे स्पीड कम हुई क्योंकि क्लच दबाया, अब ये पकड़ लिया, इस कुत्ते ने पकड़ लिया। अब ये गियर किसके साथ एंगेज हो गया, अब शाफ्ट के साथ एंगेज हो गया। अब ये शाफ्ट के साथ एंगेज होने का मतलब, अब अगर चलाएंगे तो ये शाफ्ट भी घूमेगी। ये गियर अब पावर जा रही है, पावर यहां से जाकर यहां से, छोटा गियर है ना, ये देखो छोटा बड़े को चला रहा है, बड़े को चला रहा है, इसको चला रहा है। अब ये गियर शाफ्ट के साथ जुड़ गया। क्यों, किसने जोड़ा, इसने जोड़ा। अब ये फ्री है, ये फ्री है, इसमें अब पावर जो है बाहर जा रही है। पहले पावर नहीं जा रही थी बाहर, अब पावर बाहर जा रही है। क्या जबरदस्त चीज है ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट गियर में, अभी पहले गियर में देखो, इस पे छोटा गियर देखो, और छोटा गियर बड़े गियर को चला रहा है, और लेकिन इसके टीथ भी देखो, ठीक है। थोड़े आप ये ना गियर वाला मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसमें समझाया हुआ सारा कुछ। तो एक बार इसमें रेशियो देखो, रेशियो क्या है हमारे पास, 3.51:1, ये वाली रेशियो है, गियर रेशियो है हमारे पास। मतलब हमारे पास क्या है कि इसके कारण टॉर्क बढ़ेगा। टॉर्क कितना बढ़ेगा, 100 न्यूटन मीटर अगर टॉर्क देंगे तो 350 न्यूटन मीटर हमें टॉर्क मिल जाएगा। 3.5 गुना टॉर्क मिलेगा। अगर 3.5 गुना टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3.5 गुना कम हो जाएगी। किसकी, टायर की। तो पहले गियर में इसीलिए तो स्पीड कम होती है। इंजन चाहे आप रेस देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले गियर में दिल्ली थोड़ा ना ले जाओगे, अगर चंडीगढ़ हो, पंजाब हो और दिल्ली जाना है तो पहले गियर में थोड़ा ना आप ले जाओगे। पहले गियर में लोगे स्पीड बढ़ाने से फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आगे जा नहीं रही है स्पीड। बात समझ रहे हो कि हमारे पास ये, अगर मैं उल्टा भी खेल सकता हूँ ना इसके साथ, ये 350 आरपीएम पे चलेगा तो ये सिर्फ 100 आरपीएम पे चलेगा, ये 100 आरपीएम पे चलेगा। और टॉर्क उल्टा, हम यहां से 100 न्यूटन मीटर की टॉर्क देंगे तो टॉर्क बढ़ जाएगी, यहां 350 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल जाएगी। बात समझ रहे हो, ये खेल है बस गियरिंग का, गियर कौन सा कहां पे लगाना है, ठीक है। छोटे से बड़े को चला दिया, अब हम करना चाहते हैं दूसरा गियर, तो इस कुत्ते ने इसको पकड़ लिया। लेकिन ये समझाया देखो किस तरह से, ये गियर का साइज देखो, अब गियर ये बड़ा हो गया, ये बड़ा था ये छोटा हो गया। तो हमने करा क्या है, हमने चेंज किया है, हमारे पास गियर के साइज चेंज किए हैं। तो पहले में क्या है हमारे पास, छोटे से बड़े गियर को चलाना है, समझ रहे हो, छोटे से बड़े। अब बड़ा हो गया थोड़ा सा गियर और ये छोटा हो गया। अब इसी तरह अगर स्पीड और ज्यादा बढ़ानी है, ये गियर और बड़ा कर दो, इसको और छोटा कर दो, तो स्पीड बढ़ती जाएगी। तो स्पीड बढ़ानी है, टॉर्क कम करनी है,
तो ये इसने इसको पकड़ लिया। अब जो हमारे पास जा रही है पावर वो यहाँ से जा रही है, और इसमें हमारे पास जो रेशियो है 2.18 और 1:1, ये इसके रेशियो है। अगर यहाँ 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क होगा, अगर यहाँ पर 2.18:1, ठीक है, अगर यहाँ पे 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क होगा तो यहाँ पे ये बढ़ जाएगा 218 न्यूटन। अब पहले कितना मिल रहा था, पहले में 350, अब कितना मिल रहा है 218, ठीक है, तो कम हो गया, लेकिन स्पीड बढ़ गई। इसकी स्पीड वैसे वैसे चेंज हो रही है। अब इसने क्या कर दिया, फिर न्यूट्रल में डाल के अब तीसरे गियर में डाल दिया। तीसरे गियर में यहाँ से जा रही पावर। अब देखो इसका साइज, देखो इसका साइज बड़ा हो गया, इसका छोटा हो गया, तो मेरे पास 1.42:1, ठीक है। अगर ज़्यादा ना सम तो 2:1 ऐसे समझ लिया करो, ये 1.4 एग्जैक्ट वैल्यू दे दी इन्होंने। तो हमारे पास अब और ज़्यादा स्पीड इंक्रीज करनी है तो डायरेक्ट कांटेक्ट में बढ़ा दो। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो जब नेक्स्ट में है तो ये क्या करेगा, डॉग क्लच इसको पकड़ लेगा। देखो बड़ा अच्छा लगता है ये इसको पकड़ना है ना, इसने क्या करना है, इसको पकड़ लेना। क्यों, डायरेक्ट कांटेक्ट बना देगा उसको, कचक इसको पकड़ लिया। एक बार जब जकड़ लिया ना तो अब देख पावर डायरेक्ट जानी 1:1। अब 100 न्यूटन मीटर यहाँ, 100 न्यूटन मीटर वहाँ, टॉर्क नहीं, हम स्पीड बढ़ा रहे हैं। अब जितनी स्पीड इसकी उतनी स्पीड उसकी, 600 आरपीएम 600 आरपीएम, काम खत्म, ठीक है। बात को समझो कि किस तरह से है, तो हमारे पास उतना ही टॉर्क और ये स्पीड का है। लेकिन इसमें एक ही बात बहुत इंपॉर्टेंट कि कड़ 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 खड़ 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 ये आवाज़ें नहीं आएंगी, ख़राब नहीं होंगे, गियर टूटेंगे नहीं। पहले ये जो हमारे पास मैंने पहले कराया था आपको स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, तो वो अब तो नहीं है ये वाले गियर बॉक्स, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। तो क्योंकि यही प्रॉब्लम थी कि आप चलते हुए गियर में पूरी स्पीड पे चलते हो, दूसरे को फंसाना आसान नहीं है, वो टूट जाएगा, ठीक है। तो इम्पॉसिबल सा होता था। तो लेकिन स्टार्टिंग में हमें पता था क्या करें, अभी नॉलेज नहीं थी, धीरे धीरे नॉलेज आई तो चेंजेस, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। तो अभी हमारे पास देखो तो ये गियर की आपको कंडीशन दिखा देगा कि किस तरह आप गियर लगाते हो और कौन सा गियर कब होगा, ठीक है। तो आप जब पहला गियर दूसरा गियर चेंज करते हो तो यहाँ जो है डॉग क्लच एक्चुअल में चेंज करता है। तो सारा कुछ गियर जो है ये बॉक्स का वो डॉग क्लच पे डिपेंड करता है। तो डॉग क्लच आपको समझ आ गया, सारा कुछ समझ आ गया। तो देखो आप जो काम करते हो ना, एक्चुअली डॉग क्लच को चेंज करने का काम। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियोस और देखनी है तो आखिर में थंबनेल दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करें, ऑटोमोबाइल सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं फ्लूइड कपलिंग के बारे में। तो बहुत ही अच्छी वीडियो है जिससे आपको बहुत अच्छा समझ आने वाला है। देखिए क्या है कि इन्होंने बनाई यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ने। कब बनाई, 1953 में। इतनी पुरानी वीडियो लेकिन अल्टीमेट वीडियो, ठीक है। ये आपको समझा देगी कि फ्लूइड कपलिंग एक्चुअल में वर्क किस तरह से करती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं फ्लूइड कपलिंग के बारे में। देखिए हम इसको इस तरह से समझेंगे, प्रिंसिपल और ऑपरेशन सब कुछ समझेंगे। अब देखिए हमारे पास गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है, रुकी हुई गाड़ी है, इंजन चल रहा है। अभी हमारे पास क्या होता है, इंजन से पावर आ रही है लेकिन टायर के पास नहीं जा रही, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, क्लच दबाएंगे, क्लच दबा के गियर डालते हैं और क्लच छोड़ते हैं। जब धीरे धीरे जैसे क्लच छोड़ते हैं तो ये क्या है, क्लच मैच कर देता है, इंजन और व्हील आपस में अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अटैच हो जाते हैं, ये अटैच हो गए, क्लच चल पड़ा। जैसे ही क्लच उसके साथ अटैच हुआ तो गाड़ी की जो पावर है वो व्हील को मिलनी शुरू होती है और चल पड़ता है। ये तो था क्या, ये हमारे पास नॉर्मल क्लच, जो आम यूज़ में हमारे पास क्लच आता है। लेकिन अभी इन्होंने ये चीज़ देखी कि इससे जर्क एक्शन, अचानक से, जैसे आप देखते हैं ना क्लच को अचानक से छोड़ दें, जैसे नई नई गाड़ी सीखते हैं कई लोग, तो वो अचानक से छोड़ दें क्लच, वही गाड़ी बंद हो जाती है। तो उस केस में हमने क्लच को रिमूव करने का सोचा
कि क्लच को रिमूव किया जाए तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में सोचा गया, फ्लूइड कपलिंग के बारे में सोचा गया। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमने सिर्फ एक आगे की ओर करना है इसको, लीवर को, और रेस देनी है सिर्फ। तो आप देखते होगे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में हमारे पास क्या था कि रेस है और ब्रेक है, कोई क्लच नहीं है, क्लच की जरूरत नहीं पड़ती हमें। तो उस केस में हमारे पास क्या है, इस केस में हमने फ्लूइड कपलिंग के बारे में समझा है। तो यहाँ पे फ्लूइड कपलिंग काम करेगी। अभी देखिए पावर, जो पानी की पावर है, इतनी पावर होती है। देखिए हम किसी चीज़ को स्ट्राइक करते हैं पानी से, तो देखिए ये बॉल मूव कर गई। बॉल जो मूव कर गई है वो फ्लूइड के प्रेशर के कारण वो मूव कर गई है। अभी यहाँ पे जो ये चीज़ है, ये क्या है, ये है फ्लूइड कपलिंग। ये कहाँ लगाएगी, ये लगाएगी इंजन ट्रांसमिशन, इन दोनों के बीच में। ट्रांसमिशन यहाँ से आएगा और आगे व्हील्स को जाएंगे ट्रांसमिशन, और यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो काम क्लच का था, क्लच का काम क्या था, क्लच का काम कुछ इस तरह से था प्लेट का कि ये अगर मेरे, ये इस तरफ अगर मान ली इंजन है, इंजन चल रहा है और व्हील ये है, जब ये क्लच प्लेट आपस में जुड़ जाती है तो ये साथ में घूमना शुरू करते हैं। जैसे ही क्लच एक दूसरे दूर होता है, हम क्लच दबाते दूर होता है, तो ये इंजन फ्री हो जाता है, यहाँ पे इंजन अपनी जगह पे चलता है, ये फ्री हो जाता है, पावर नहीं मिलती व्हील्स को। ठीक है, यही होता है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस फ्लूइड कपलिंग को किस तरह से समझेंगे, बड़ा ही मज़ेदार। इसको समझाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक जार ले लेते हैं और इस जार में हम क्या डालेंगे, ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल डाल देते हैं। और ये हाइड्रोलिक ऑयल जो है, अब इसको स्टार्ट करेंगे, इस जार को रोटेशन करना स्टार्ट करेंगे, तो आप देखोगे कि ये ऑयल ऊपर की ओर आ रहा है। ठीक है, ये ऊपर आ रहा है, देखो थोड़ा ऊपर आ गया हाइट पे, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं ये कि ये ऑयल ऊपर आ रहा है। हमने इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो वो उसको ऊपर करती है। आप भी, हम करते हैं ना, बकेट में बाल्टी में पानी डालते हैं, ऐसे घुमाते हैं तो वो ऊपर आ जाता है ना, तो ये ही ऊपर आ रहा है। अब हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग लाएंगे, जितना देखो स्पीड बढ़ रही है ना, ये देखो उतना ज़्यादा ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, सेंटर में से, बीच में से निकल रहा है। और ये वेन्स इसमें स्पेशल लगा दें अगर, तो इसके कारण जो पानी यहाँ तक पहुँच रहा था ना, जो ऑयल यहाँ तक पहुँच रहा है, ये और ज़्यादा ऊपर हाइट तक आने शुरू हो गया। किसके कारण, ये वेन्स के कारण। ये वेन्स घूम रही हैं, अब ये वेन्स बाहर की ओर लेके जा रही हैं ऑयल को बाहर की ओर लेगी। अब इन्होंने एक और वेन्स लगा दी यहाँ पे वेन्स लगा दी, और ये वेन्स ऊपर, ये फ्री टू मूव है, देखो ऐसे घूम सकती है, इसके साथ अटैच नहीं है, अपने मतलब एक्सिस पे आराम से घूम सकती है, फ्री टू मूव है। अब हम अगर चलाते हैं, अब हम नीचे वाले को रोटेट करेंगे ना, तो ये देखो, ये दिखा दिया इन्होंने फ्री टू मूव है, तो इसने इसको पकड़ लिया। अभी एक बार पकड़ लेंगे तो ये ऑयल जो है इसको प्रेशर डालेगा, कि ऑयल ये नीचे ही घूम रहा था लेकिन इसको भी प्रेशर डालेगा, यहाँ पे देखो, तो प्रेशर डालेगा ताकि उसको घुमा। लेकिन हमने हाथ से पकड़ रखा है, नहीं घूमना नहीं, अभी नहीं घूमना। लेकिन जैसे ही हमारे हाथ की पावर से ज़्यादा उसकी पावर आ गई तो हम नहीं पकड़ सकेंगे और ये घूमना शुरू हो जाएगा, तो अभी ये काम क्या हो गया, ये काम हमने इंजन और व्हील के साथ करना है। ठीक है, उनको कनेक्ट करने के लिए अब देखो रोटेशन होनी शुरू होगी। ये रोटेशन जो है इस तरह से होनी शुरू होगी, और ये दिखा रहा है कि रोटेशन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब ये है पूरा फिक्स पार्ट कि हमने कपलिंग जो है अनकवर्ड नहीं रखनी, कवर्ड रखनी है, तो ये हमने देखना है। और आप मानोगे हमें लगता है कि बहुत बड़ी बात होगी, कुछ नहीं। आप छोटे बच्चों का खिलौना देखते हो, वो हाथ में पकड़ के लेके भागते हैं और वो घूमता है, उसको क्या करें, वो फैन चल रहा हो नीचे कर दें, नीचे कर दोगे ना तो वो क्या करेगा, घूमना शुरू कर देगा ना। या एक फैन चलाओ, टेबल फैन चलाओगे जो, उसके सामने दूसरा टेबल फैन लगा दो। ठीक है, उसकी तार मत लगाओ, इसकी तार लगा दो। अब इसकी तार लगेगी, ये घूमेगा, फ्लूइड का प्रेशर देगा एयर का, वो भी साथ घूमना शुरू हो जाएगा। ऐसा होता है, आप करते हो ऐसा काम, कोई ना कोई ऐसे पंगे आपने जरूर ले होंगे। फैन चल रहा होगा, बच्चों का खिलौना आप सामने लेके आ जाते हो तो वो भी घूमना शुरू होता है। वही काम इसके साथ भी है, इसमें लेकिन ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो है हमारे पास ये वाला पार्ट, अब ये क्या आ गया हमारे पास, फ्लूइड कपलिंग। एक्चुअल में ये होती है फ्लूइड कपलिंग। अब इसको इस तरह से यूज़ करते हैं, ना कि इस तरह से। इंजन को हम इस तरफ जोड़ेंगे, व्हील्स को हम इस तरफ जोड़ेंगे, तो वो दोनों आपस में जब कनेक्ट होंगे तो ये घूमना शुरू कर देंगे। जब हम इसको, इंजन को इनफ स्पीड पे चलाएंगे ताकि ये ऑयल जो है आगे जाके प्रेशर दे दे इसको, तो वो क्या करेगा, आगे ट्रांसमिशन को चला देगा। कितना अच्छा ना।
अब ये अंदर से खोल के दिखाएंगे कि अंदर से है कैसा, ठीक है। तो दो पार्ट है इसमें, एक है ये वाला पार्ट जिसको हम क्या कहेंगे इम्पेलर, और दूसरा पार्ट जो है वो उसको कहेंगे टरबाइन। तो इसमें होल्स इस तरह रखे हुए हैं इन्होंने, ठीक है, यहां पे भी और यहां पे होल्स रखे हुए हैं, और इसको ये करके दिखाएंगे कि होल्स किस तरह से इसके अंदर वर्क करते हैं। और हमारी ना जो ड्राइंग होती है आप देखना, तो वो उस बुक की ड्राइंग में कुछ नहीं समझ आता, यहाँ पे बड़ा अल्टीमेट समझ आने वाला है आपको। ये जो पार्ट है इसका नाम है टरबाइन। ये देखो, इससे पावर मिलनी है और इसको पावर आगे इससे इसने घुमाना है। एक्चुअल जो नीचे था पार्ट वो इस साइड हो गया, वो इस साइड हो गया, और इसने पावर दी, ये वाला घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास होल्स हैं, यहाँ पे होल्स हैं, उसको शो करने के लिए और इसकी वर्किंग शो करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें ही देखो ये एक स्ट्रॉ डाल के देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉ डाली, इसी तरह ये स्ट्रॉ जो है हमारे पास ये इस तरह से चल रही है, यहाँ से होल में डाली और यहाँ से निकल गई। स्ट्रॉ जो है इसकी अंदर से होल दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ से ऑयल जाएगा, इसके अंदर घूम के यहाँ से बाहर, इस तरह से सर्कल पाथ बनता है। इस तरह से सर्कल पाथ बनेगा किसका, ऑयल का, और यहाँ से निकल के यहाँ पूरा घूमेगा, ठीक है। तो वो जो उसके पाथ है उसको दिखाने के लिए ये है। अब देखो ऑयल कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस साइड, ठीक है, इस साइड जा रहा है, और ये लेकिन घूम के तरफ रहा है, इस तरफ। तो दो मेरे पास फोर्सेस हो गए, लेकिन हमारे पास इसका क्या बनेगा, रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट इनका और इसका दोनों का बीच में बन जाएगा, इसलिए जो इसका ऑयल का एक्चुअल में पाथ होगा मोशन का वो इस तरह का होगा। देखो इस तरह का होगा मोशन, तो ऑयल इसके अंदर इस तरह से मूव करेगा। तो ये स्पाइरल इस तरह से, देखो स्पाइरल इस तरह से घूमता जाएगा ऑयल, ठीक है। ऑयल इसके अंदर इस तरह से घूम के कनेक्शन बना रहेगा। बात समझ रहे हो कि हमने तो पावर ट्रांसमिट करनी है, किसके थ्रू करनी है, फोर्स ट्रांसमिट किसके, ऑयल के थ्रू करना है। तो अब इसके अंदर फ्लूइड जो है वो इसको मूव कर रहा है, ये घूम रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं कुछ, ठीक है। और ये देखो ये ट्रांसमिशन हो रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, किसके थ्रू जा रही है, फ्लूइड के तरफ जा रही है, ठीक है। अब मान लो इसने गाड़ी चलानी है, अभी गाड़ी रुकी हुई है। जब गाड़ी रुकी हुई है तो उसके अंदर क्या होगा, टॉर्क चाहिए उसे, क्योंकि ये हैवी है ना, क्योंकि ये हैवी है, इसको टॉर्क चाहिए हमें इसको चलाने के लिए। तो पहले क्या करेंगे, जब स्टार्टिंग में हम थोड़ी थोड़ी रेस देंगे ना हल्की हल्की, तो ये तो चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये अभी टॉर्क इनफ मिल नहीं रही कि ये घूम जाए। जैसे ही हम रेस थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की दबाना शुरू करेंगे, ये कुछ उस तरह सी है जैसे आप एक्टिवा में देखते हो। एक्टिवा में क्या करते हो आप, खड़ी एक्टिवा पहले स्टार्टिंग में हल्की हल्की रेस देते हो, आगे गाड़ी चलती नहीं है। जब हल्की से थोड़ी ज़्यादा रेस देनी शुरू करते हो तब गाड़ी मूव करती है। ये चीज़ देखी होगी आपने कि हल्की हल्की रेस दो ताकि वो इंजन चलता रहे। इतनी सी रेस देते हो तो गाड़ी चलती नहीं, लेकिन जैसे ही हम रेस बढ़ाते हैं तो तब व्हील घूमने शुरू होते हैं, तब व्हील चलने शुरू होते हैं। ये चीज़ आपने नोट की होगी। और कभी ये एक चीज़ ये भी बता देता हूँ, एक्टिवा वाले केस में कभी भी जब खड़ी है एक्टिवा, ठीक है, खड़े हो आप, हम क्या करते हैं, ब्रेक लगा देते हैं और इधर से रेस देते हैं, वो सबसे खतरनाक है, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में बताना कि ये क्यों खतरनाक है, किसी को पता है, देखते हैं कितने, नहीं तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसके लिए कि क्यों ये खतरनाक है, खराब करता है ये इस तरह से। अब देखो, अब हमने कर दिया, रेस दे दी, तो रेस से क्या होगा कि ये शाफ्ट भी घूमेगी, ये शाफ्ट भी घूमेगी। तो अब ये शाफ्ट प्रॉपर तरीके से मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है, ये मूव कर रही है, तो हमें अब टेंशन नहीं है, अब ये होगी, ठीक है, आगे जाना शुरू हो गया। अब जैसे ही लेकिन क्या, ये देखो चलाया, तो जितनी ज़्यादा स्पीड पे चलते जाओगे उतना ज़्यादा आगे हमें क्या मिलता जाएगा कि हमें पावर सही मिलती है। अब लेकिन कहीं पे जाके आपको ब्रेक लगानी पड़ती है। अब क्लच में क्या होता है, क्लच दबाते हैं तो धीरे धीरे गाड़ी स्टॉप होना शुरू करती है। अब हम अगर रेस देनी बंद कर दें, रेस देनी अगर बंद करते हैं कि रेस हमने छोड़ दी, उससे क्या होगा कि ये जो हमारे पास इस वाला पार्ट था, देखिए रेस ये छोड़ रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये तो अपना क्या कर देगा, रेस कम कर देगा, लेकिन ये फ्री हो गया, ये और तेज घूमना शुरू कर देगा। ये घूमना जब शुरू कर देगा तो ये वापस पावर देगा इसको। उसके कारण क्या होगा कि इंजन, लेकिन वो इंजन कहेगा नहीं, ऐसी पावर तो मुझे चाहिए नहीं, तो वो इंजन पे जो फोर्स पड़ेगा उसके कारण धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाएगा। गाड़ी उल्टा हम इस तरह से स्लो होना शुरू कर देगी। ये नहीं है कि हमने दबा दिया जब,
ठीक है, आप सोच के देखो कि हमने तो रेस को छोड़ दिया, यहाँ से फोर्स आनी बंद होगी, लेकिन ये तो इनर्शिया जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, ये चल रही है चीज़ तो चलती रहना चाहती है, वो और स्पीड पे चलती रहना चाहिए। अगर हम नहीं फोर्स दे रहे फिर भी वो, क्योंकि हमने ब्रेक तो लगाई नहीं अभी, मान लो सिर्फ रेस छोड़ी है, तो उसके कारण क्या होगा, ये फ्लूइड आगे वापस प्रेशर देगा उसको, लेकिन इंजन कहेगा मुझे तो प्रेशर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो बैक, एक तरह से बैक फायर, उधर से भी फोर्स मिलेगा, नहीं यार हमें नहीं जरूरत, तब ये गाड़ी स्लो हो जाती है। फिर से हम क्या करेंगे, रेस दबाएंगे, फिर से फ्लूइड प्रेशर देगा और गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास जो फ्लूइड प्रेशर दे रहा है, हमें आगे फोर्स आगे दे रहा है, उसके कारण फ्लूइड के कारण फ्लूइड कपलिंग हुई था, कपल जोड़ा है, दो चीज़ों का जोड़ा है। ठीक है, तो उस दो चीज जोड़े के कारण इसका नाम पड़ा कपलिंग लिंक कर कौन रहा है, फ्लूइड, तो फ्लूइड कपलिंग बन गया वो। तो इस तरह से फ्लूइड कपलिंग जो है वो काम करता है। बड़ा ही इजी है इसको समझना, लेकिन बुक्स में हमें बहुत ही अजीब तरीके से 1958 बोला था ना, तो 1958 में ऐसा समझाया जो अभी तक हमें नहीं समझाया जाता। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे बुक्स में ऐसा ना कोई डायग्राम दिया होता है तो समझ नहीं आती कि ये क्या दिया हुआ है, किस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एयर कूलर और रेजरवायर बना दिया जिसमें टैंक में सारा ऑयल होगा और ये जाएगा आगे। ठीक है, ये आगे कनेक्शन दे दिया, किसके साथ कनेक्शन दे दिया, ऑयल पंप के साथ। यहाँ पे ऑयल पंप है जो क्या ऑयल इसको देगा। तो हमने वो स्पाइरल वाला देखा था ना, तो इसी तरह ऑयल जो है इसके अंदर घूमता रहेगा इसी तरह से, यहाँ से भी घूमता रहेगा, जिसके कारण वो जो हमारे पास टॉर्क मिल रही है, स्पीड मिल रही है, वो सारा इसी के साथ हो रहा है। ठीक है, अभी मान लो कि हमें अब प्रेशर भी कंट्रोल करना है, लेकिन प्रेशर अगर बढ़ता गया प्रेशर बढ़ता गया, तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर अगर आ गया यहाँ पे, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने का मतलब यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, जो स्प्रिंग है हाई प्रेशर इसको बंद कर देगा, स्प्रिंग ये ऐसे कर देगा। ठीक है, और यहाँ से जगह मिल जाएगी इसको निकलने की। यहाँ से जैसे ही जगह मिलेगी इसको ऑयल को जाने की, ये वापस रेजरवायर में चला जाएगा। जैसे ही यहाँ से रेजरवायर में जाना शुरू होगा तो मेरा जो यहाँ अंदर प्रेशर बना हुआ है ना, वो प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही यहाँ प्रेशर कम होगा, ये स्प्रिंग दोबारा से फिर खुल जाएगा और ये फिर से, ये देखिए ये बंद हो गया, फिर हमारा फिर से वही नॉर्मल वे में ये काम करता रहेगा। तो हमारे पास इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पे देखो फिर से आता है कि वही वाटर के प्रेशर के हम बॉल जा सकती है, तो हम किसी भी आगे और भी चीज़ को मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये समझ आ गया होगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और कमेंट बॉक्स में आपको एक चीज़ बतानी है, देखते कितने स्टूडेंट्स को पता है टॉर्क कन्वर्टर और फ्लूइड कपलिंग दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आप बताएं कि इसमें टॉर्क कन्वर्टर और फ्लूइड कपलिंग में क्या डिफरेंस है, देखते कितने स्टूडेंट्स को पता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, तो आज हम समझेंगे कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस तरह से वर्क करती है। तो बहुत ही खूबसूरत वीडियो है मेरे पास, यहाँ पे दिखाएंगे कि बहुत पुरानी वीडियो है और इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखिए हमारे पास जो समझाएगा वो बड़े बेसिक वे से समझाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो वाटर है, वाटर किस काम, हम देखो कितने काम में लाते हैं। अभी डैम बनाते हैं, तो डैम से ऊपर से पानी जब आता है तो यहाँ पे टरबाइन से स्ट्राइक करेगा और ये रोटेट करना शुरू कर देगा। तो ये देखिए कि टरबाइन हम मूव कर सकते हैं, इतनी पावर है पानी में इतनी पावर होती है। ठीक है, तो मतलब फ्लूइड जो होते हैं हमारे पास, लिक्विड जो होते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं छोटे छोटे, जिससे हमें पता लग सके कि हम किस तरह से अपने जो हमारे पास पावर है उसका सही यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो किस तरह से हम हाइड्रोलिक मशीन्स और हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस तरह से करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे फिल कर लेता है लिक्विड से, लिक्विड इस पाइप में फिल कर लेता है और यहाँ पे एक प्लंजर और एक यहाँ पे प्लंजर लगाता है। अभी ये जो प्लंजर इसने लगा दिया ना यहाँ पे, अभी क्या करेगा, एक तरफ से स्ट्राइक करेगा, किससे, कोई हैमर से या थोड़े से, ये देखो, तो अभी ये स्ट्राइक करता है तो दूसरी तरफ से यो दूसरा जो है वो निकल जाता है बाहर। तो ये हुआ क्या, ये हमने फोर्स ट्रांसमिट कर दी। यहां से जो फोर्स आई उस मतलब ये चीज देखो, यहां से फोर्स दी, पानी को मिली, पानी ने आगे प्रेशर दे दिया,
ठीक है, वो फोर्स आगे ट्रांसमिट कर दी, मतलब हमारे पास इसमें इतनी कैपेसिटी है कि फोर्स ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है, तो आगे दे सकता है। तो अभी इसमें देखो कि जो पानी है तो हमारे पास वो क्या है, इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल, इसको कंप्रेस नहीं, ये नहीं कर सकते ना कि हमारे पास 5 लीटर का पानी पड़ा था, दबा के हम 1 लीटर में डाल लिया और ले गए, नहीं हो सकता ना ऐसा, तो वो इनकंप्रेसिबल है, ठीक है। तो इसको अगर दबाते हैं एक साइड से तो दूसरी साइड अपने आप मूव चलता है, इसी तरह से होता है ना। हाँ, इस तरह से हम फोर्स ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट और इससे एक्सपेरिमेंट से यही पता लग जाता है कि हम फोर्स ट्रांसमिट कर सकते हैं, और ये हमारे पास लिंक बन गया। इसमें भी हमारे पास यही है, चाहे वो पाइप सीधी थी चाहे इस तरह से टेढ़ी कर दो, पाइप हमने टेढ़ी भी कर दी फिर भी ये देखो फोर्स जो है ट्रांसमिट हो रही है यहां से यहां। अभी देखो फोर्स ट्रांसमिट की, इधर से की तो इधर होगी, ये हम करते हैं, ऐसी चीजें हम समझ सकते हैं इससे। तो ये हमारे पास फोर्स ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन हम एक चीज समझने वाली है हमारे पास यहाँ पे कि इसका जितना एरिया है उसका भी उतना ही एरिया है। ये अगर यहां से यहां 4 इंच नीचे करते हैं तो 4 इंच ये ऊपर से ऊपर हो जाता है, दोनों तरफ, है ना, 4 इंच ही चलता है, इधर भी 4 इंच इधर भी 4 इंच। क्यों? क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एरिया सेम है, तो हमें टेंशन नहीं है। तो दोनों तरफ 4 इंच मूव करते हैं। अगर हम यहां पे, ठीक है, अगर मान लो हम इसको अगर किलोग्राम में बात करें या हम न्यूटन में बात करें, ठीक है, तो हम किलोग्राम में अगर बात करें तो इसका अगर मैं किलोग्राम भार रख लेता हूं यहां पे, तो अगर यहां से फोर्स ट्रांसमिट होगी तो यहां तक जाएगी, और वहां पे भी सेम ही शो करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास ये हो रहा है कि पास्कल लॉ यही कहता है कि अगर कहीं कहीं मेरे पास एक क्लोज्ड कंटेनर है और उसमें एक फोर्स ट्रांसमिट करता हूं, तो थ्रू आउट द पाइप हमारे पास सब जगह पे सेम प्रेशर हमें मिलेगा, सेम प्रेशर मिलेगा हमें, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर विल बी सेम एट एवरी पॉइंट। अगर मैं किसी एक पाइप के अंदर, बंद पाइप के अंदर फोर्स ट्रांसमिट करता हूं तो हमारे पास इसमें अगर मैंने ये फोर्स ट्रांसमिट किया, ये देखो यहां पे भी उतना ही वैल्यू आ जाएगा, यहां पे भी उतना ही वैल्यू आ गया, जितना यहां से हमने वेट डाला उतना ही आ गया। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा आगे ट्रांसफर कर दिया हमने। तो ये जो फोर्स ट्रांसमिट किया है वो वहां पे शो हो रहा है, लेकिन हमने क्या किया, हमने यहां पे 4 पाइप्स लगा दी। 4 जब पाइप्स लगा दी तो तब क्या होगा, यहां पे हम वेट रखेंगे और ये आगे जाके ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो यहां जब ट्रांसमिट होगा, ये देखो यहां गया, यहां पे भी उतना प्रेशर, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी उतना ही प्रेशर है, प्रेशर सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा, जितना यहां से ट्रांसमिट किया वहां पे भी उतना ही होगा, सब पाइप्स में सेम होगा। लेकिन एक चीज चेंज हो जाएगी, एक चीज चेंज क्या हो जाएगी, क्योंकि देखिए कोई भी चीज हमने जैसे हमने केस में, लीवर केस में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि अगर मैं फोर्स अपनी कम लगाकर ज्यादा वेट उठाना चाहता हूं तो डिस्टेंस चेंज हो गया था ना, डिस्टेंस चेंज हो गया था। अब इस केस में क्या है कि अगर मैं इसको 4 इंच यहां से यहां मूव करता हूं तो ये सिर्फ 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1 इंच मूव होते हैं, मूव कम होते हैं, ऊपर उठाए कम जाते हैं, लेकिन हमारे पास सेम प्रेशर आगे जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 पाइप्स का केस ले लिया हमने, तो 1 इंच ये जाएगा, 1 इंच 1 इंच, लेकिन ये हमारे पास प्रेशर सेम रहेगा। लेकिन अगर अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा क्या दिमाग लगाया कि एरिया इसका कम कर दिया और इसका एरिया बड़ा कर दिया, 4 गुना कर दिया। 4 गुना जब किया तो हमारे पास ये पाइप जो है, मैं यहां पे बनाता हूं, थोड़ा सा आपको समझा दूं, यही सेम केस है, सेम केस है, आप समझाने के लिए यहां पे भी बनाता हूं। तो ये जो पाइप है ये एरिया कम है, ये एरिया कम है और ये एरिया ज्यादा है। तो ये जो एरिया ज्यादा रखा हुआ है यहां पे, वो मान लो 4 गुना इससे, ये 4 गुना इससे, ठीक है। अभी मेरे पास जो यहां पे वेट रखा है देखो, तो यहां पे पिस्टन होगा, ये वाला पिस्टन है, और यहां पे भी पिस्टन है। तो ये जो पिस्टन है इसके ऊपर मैंने वेट रख दिया, तो यहां पे भी पिस्टन है, लेकिन एरिया क्या है, 4 गुना। अभी एक चीज समझना, उसने क्या कहा है कि प्रेशर विल बी सेम, प्रेशर विल बी सेम। तो प्रेशर अगर सेम होगा, इसका प्रेशर अगर मैं मान लूं P, स्मॉल p मान लूं, और ये मान लो P, कैपिटल P, इस तरह से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन वो क्या है, सेम है, P विल बी इक्वल टू P, इस तरह से होगा। अब हमें पता है कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स
पर यूनिट एरिया, एरिया कम है इसका, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया ये ठीक है, एरिया बड़ा लगा लें, ये एरिया बड़ा ए लगा दें। अभी मेरे पास देखो फोर्स यहां पे मान लो, यहां पे मैं रखता हूं 4, ठीक है, 4 न्यूटन में हम मान लेते हैं, एक बार 4 न्यूटन मान लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे अलग लिया है ये मैं, लेकिन 4 न्यूटन मान लेता हूँ। और इसका एरिया मान लेता हूँ ये पिस्टन, इस पिस्टन का एरिया, एरिया मतलब ऊपर वाला गोल, ये π/4d² करके, तो ये मैं मान लेता हूँ एक बार 1 मीटर स्क्वायर, ऐसे ही कुछ भी मान रहा हूँ, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर। अभी मेरे पास ये वाला फोर्स यहाँ पे कितना फोर्स हो कि ये देखो प्रेशर कितना बन गया, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन गया, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन गया। अभी यहाँ पे भी हमें इसी तरह से आना चाहिए, अगर मैं इसका एरिया 4 गुना बड़ा कर देता हूँ, 4 मीटर स्क्वायर कर देता हूँ, किसका एरिया, ये वाला एरिया 4 मीटर, इससे 4 गुना बड़ा, ये 4 मीटर स्क्वायर कर देता हूँ, तो क्या ऊपर रखूँ कि काट के ये कट के वापस से 4 आ जाए, क्या चीज ऊपर रखूं कि मेरे पास 4 आ जाए, ठीक है, समझ रहे? तो आप इस तरह से काटो उस चीज को कि हमारे पास 4 आ जाए, तो इसको 16 न्यूटन रख देते हैं। तो यहां पे जो वेट रखा जाएगा वो 16 न्यूटन का रखा जाएगा, मतलब 4 गुना हैवी चीज आप उठा सकते हो, 4 गुना हैवी चीज उठा सकते हो। तो मैं इसको काट देता हूं, तो ये 4, ये देखो कट गया, तो ये भी बन गया ना 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये भी क्या था 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी बात बराबर होगी कि 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे भी प्रेशर है और 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे भी है, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे भी प्रेशर है। आप बात समझ गए? लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, अगर ये डिस्टेंस मूव करेगा 4 मीटर नीचे जाएगा ना, तो ये सिर्फ 1 मीटर ही ऊपर जाएगा, बस ये चेंज है कि हम तो इसको इतना ज्यादा मूव करेंगे आगे तक, इसको मूव करेंगे ज्यादा, लेकिन ये हल्का सा ऊपर उठेगा। अगर मैं इसको 4 फुट 4 मीटर जो भी करूंगा, उसका 1/4 ही वो ऊपर निकले, ऊपर जाएगा। हमें ये चाहिए कि हमने फोर्स ज्यादा ले लिया ना, यहाँ पे वेट ज्यादा उठा लिया, हमें यही चाहिए होता है, हमें यही चाहिए होता है कि हम ज्यादा वहां पे फोर्स ट्रांसमिट कर दें, ज्यादा हम हैवी चीज उठा सकें। अब मेरे पास इससे क्या होगा, ये देखो, ये अगर यहां पे देखो 4 तक जाएगा नीचे, लेकिन वो कितना जाएगा, वो सिर्फ 1 ही जाएगा, और उसका जो वैल्यू आएगी वो 16 आएगी। यहां पे 4 है तो यहां 16 आ जाएगी। तो आप हैवी वेट उठा रहे हो वहां पे, ठीक है। इसी को ना, मूवमेंट को दोबारा देखो एक बार, मैं उसी वीडियो पे दोबारा जाता हूं, उसी सीन पे दोबारा चलते हैं। तो यहां पे देखो ये जा रहा है, तो इसकी मोशन देखो, इसका मोशन कितना जा रहा है, कितना, वो थोड़ा सा जाता है, वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। हमारा डिस्टेंस का मूव, लेकिन हमारे पास क्या फायदा हो गया कि हम हैवी वेट उठा सकते हैं, हैवी वेट उठा सकते हैं, वो हमें फायदा देगा क्योंकि हम फोर्स कम लगाएं, आगे फोर्स ज्यादा उठाई जाए, और क्या चाहिए। इसीलिए हम क्या कर देते हैं, हम हाइड्रोलिक जैक, हम हाइड्रोलिक ब्रेक, हम हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, सब कुछ इसी के बेस पे बनाते हैं, पास्कल लॉ के बेस पे ही बनता है सब कुछ, ठीक है। जितने भी तरह की मशीन्स हैं, तो ये दिखाएंगे कि कितनी तरह की मशीन्स हैं हमारे पास जो हाइड्रोलिक पे काम कर रही है। ये देखो हमारे पास ये कॉटन को प्रेस कर रहा है, ये यहाँ पे, अब इसका एरिया देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, लेकिन जो पीछे से फोर्स दे रहा है उसका एरिया बहुत कम होगा। सिलेंडर यहाँ पे बड़ा होगा, हमेशा ही बड़ा होगा, ठीक है, जहां जिसने आगे फोर्स लेना। तो इस केस में देखो हमारे पास बड़े बड़े जो तोप होती हैं, तो उनको हिलाने के लिए भी हाइड्रोलिक, ठीक है, हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मोशन जो आसान तो है नहीं, हम तो कर नहीं सकेंगे, तो वो सारा काम कौन कर रहे हैं, हाइड्रोलिक से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोलिक्स, ये हमारे पास मान लो कि स्टेज है, उसको उठाना है, तो ये उठाना है, तो हमारे पास नीचे जो सिलेंडर है वो बड़े हैवी रखेंगे ये वाले, और आगे जो होगा सिलेंडर वो छोटा होगा, ठीक है, इस तरह से होगा यही वाला। और इस केस में हमारे पास देखो, इस केस में हमने क्या दिखा रखा है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। ये देखो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे छोटे सिलेंडर लगा दिए, ये अलग, ठीक है, छोटा केस दिखाया हुआ है हमने इसको समझाने के लिए कि वही वाला केस जो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, कि 4 हमारे पास क्या थे, 4 हमारे पास छोटे छोटे सिलेंडर थे, और यहाँ पे एक छोटा सिलेंडर था। हमने जितनी फोर्स यहाँ से ट्रांसमिट की, सब चारों को उतनी मिल गई थी। तो वही सेम केस इसमें करता है कि यहाँ पे लगाता है, और ये देखो इसको हम कहेंगे मास्टर सिलेंडर,
ये है मास्टर सिलेंडर जो क्या है फोर्स को ट्रांसमिट करेगा। इस पे हम फोर्स लगाएंगे और पिस्टन को मूव कराएंगे। हाइड्रोलिक जो है आगे जाएगा ऑयल और सबको दबा के ये देखो इसको तोड़ देगा। तो हम अपने हाथ से तो तोड़ नहीं सकते थे उस पत्थर को, लेकिन उसी हाथ के फोर्स को इस्तेमाल कर लिया इसको तोड़ने के लिए। कितनी अच्छी चीज़ है, इस चीज़ को समझ लो। अब स्टेज है, स्टेज को ये छोटा मॉडल बना के दिखाते हैं कि किस तरह से वही हमने जो सिलेंडर है यहाँ पे यूज़ कर लिए और उसी मास्टर सिलेंडर का यूज़ कर लिया, उसी मास्टर सिलेंडर का यूज़ कर लिया। अभी आप सोचेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक तो आई नहीं अभी तक, अभी आ जाएगी, 1 मिनट में आपका आ जाएगा हाइड्रोलिक ब्रेक का। ये मास्टर सिलेंडर है, हाथ से दबाया और ये देखो इस तरह से मोशन किया और मोशन करने से ये क्या होगा कि यहाँ से पिस्टन मूव होगा, उससे पिस्टन से ये देखो आगे वो वाला यही केस जो हमने पहले देखा ना कि तो उसमें भी ये आ गया, ये देखो। तो इतना मतलब कर सकते हो, लेकिन देखो चाहे चीज छोटी बना लो चाहे बड़ी बना लो, आपके पास लॉ वही रहेगा, पास्कल लॉ ही रहेगा। इसी लॉ के बेस पे आप जितना मर्जी बड़ा कर लो, जो मर्जी बना लो, आप वो कर सकते हो। किसके बेस पे आप कर सकते हो? सारा का सारा पास्कल लॉ पे। इसी को निकालो, कहता है अब आ गया, ठीक है, आपके वेट कर रहे हो जिसके लिए वो आ गया। अभी ये क्या करेंगे कि यहाँ पे मास्टर सिलेंडर लगाते हैं, कहाँ पे? कार में। अभी कार में जो मास्टर सिलेंडर लगाया है इसको बंद कर दिया और यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटे सिलेंडर जो 4 लगाए थे ना, वो 4 सिलेंडर चारों ब्रेक्स पे लगा दिए। 4 व्हील है हमारे कार में, तो चारों के बीच में लगा दिया। तो यहाँ पे देखो इसकी अरेंजमेंट देखना, इसको हम कहते हैं ब्रेक शूज, इसको ब्रेक शूज। और ये सिलेंडर और यहाँ पे स्प्रिंग है जो क्या है इसको इधर रखता है, ब्रेक्स को खुलने नहीं देता, क्योंकि ब्रेक्स ड्रम के साथ लग जाएंगी तो ब्रेक लग जाएगा। अभी हम मास्टर सिलेंडर को पुश करते हैं, जो हमने काम करना मास्टर सिलेंडर को पुश किया। अब ये जो चारों के 4 हैं हमारे पास सिलेंडर, वो एक साथ एक ही सेम डिस्टेंस तक मूव करेंगे। देखो किस तरह से, देखो ये इस तरह से मूव करेंगे अपने आप, ये देखो इस तरह से मूव करेंगे। और ये यहाँ पे ब्रेक्स लग रही है यहाँ, ये देखो। और ये हिंज पॉइंट होता है जिसके अराउंड ये मूव करता है, ठीक है, सिंपल है। इसके अराउंड ये मूव करेगा। अब ये 4 जितने हैं हमारे साथ 4 है ना, चारों सिलेंडर एक साथ मूव करते हैं। हम एक बार दबाएंगे, चारों सिलेंडर को पावर मिलेगी और उसके कारण हम करते हैं, ठीक है। और ये दिखाएंगे कि इसकी वेयर एंड टेयर कितनी होती है, किस तरह से होती है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। इस चीज को आप जरूर देखो। ये हमारे पास क्या आ गया, ये देखो बाहर वाला, ठीक है। यहाँ पे ड्रम आता है, यहाँ पे ड्रम जो ब्रेक ड्रम होता है, ये ब्रेक शूज हैं जो क्या है वियर एंड टियर हो जाता है इनका। और यहाँ पे स्प्रिंग है जो इनको इधर रखता है। जब हम ब्रेक दबाएंगे तो ये मूव करके इसको दबा देंगे, इसको दबा देंगे। तो वही काम हम कर रहे हैं। तो ये आपने समझना है, इस चीज़ में आपने ये समझना है। तो ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं ये इस तरह से काम करती हैं। आपके पास मास्टर सिलेंडर सेंटर में और 4 सिलेंडर जो है वो हर जगह पे लगे हुए हैं, लेकिन उसका जो फंक्शन है, जो काम है, वो पहले हमने समझ लिया, पास्कल लॉ में समझ लिया, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया, बेसिक से समझाते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो। हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं वैक्यूम कंट्रोल्ड गियर शिफ्ट के बारे में। देखिए वैक्यूम किस तरह से कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो बड़ा ही बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और बहुत ही अच्छी वीडियो है समझने के लिए। तो हम किस तरह से इस चीज़ को शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे फिशेस से। देखिए हमारे पास बहुत प्यारी प्यारी फिशेस हैं दुनिया में, लेकिन हम जो फिशेस देखते हैं वो बहुत हम कम चीज़ें देख पाते हैं। बहुत ही कम फिशेस हैं जो हम देख पाते हैं। लेकिन हमारे पास देखिए समंदर तल में नीचे जब जाए ना, बहुत सारी हमें फिशेस देखने को मिलती हैं, वैरायटी ऑफ फिशेस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम उन्हें बाहर नहीं ला सकते ना। क्यों नहीं ला सकते? अब आपने से दिमाग में आया कि यार इतनी सारी चीज़ें हैं समंदर में, आप फोटोग्राफी देखो, डिस्कवरी देखो, बहुत सारी फिशेस देखेंगे आपको, लेकिन ये बाहर क्यों नहीं लाई जा सकती? इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन सब के ऊपर पड़ रहा होता है। देखिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को दिखाने के लिए ये अलग अलग देखो कितनी तरह की फिशेस है। हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है वो किस तरह से है कि हमारे पास जो समंदर का ऊपर ये एंड है, ऊपर वाला एंड, वहाँ से पानी देखिए ऊपर कितना है, यहाँ तक इतना जो पानी है वो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डाल रहा है फिश के ऊपर। अब देखो यहाँ से शुरू हुआ, इतना पानी किसी के सर के ऊपर रखोगे
तो भाई प्रेशर तो फील होगा ना। हमारे सर के ऊपर एक घड़ा रखें, 2 घड़े रखें, 3 घड़े रखें, घड़े जितने रखते जाएंगे उतना ज़्यादा हमें प्रेशर फील होगा। तो उतना ही प्रेशर एक फिश के ऊपर भी लगता है, उतना ही प्रेशर फिश के ऊपर लगता है। देखिए, इसने प्रेशर सहन करने के लिए प्रकृति ने इनको एक ताकत दे दी। क्या दे दी? इंटरनल उन्होंने ताकत दे दी, इंटरनल प्रेशर दे दिया। ये जो इंटरनल प्रेशर है ना, ये इन्हें टिकने देता है, रहने देता है। देखो, हमारे पास एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमने एक ही चीज़ समझनी है, रस्साकसी की गेम है। अगर ऊपर से प्रेशर आ रहा है, देखो मेरे इस तरह से मैंने हैंड रखा है, अगर ऊपर से प्रेशर आया तो मुझे अंदर से भी फोर्स लगाना पड़ेगा। आप मुझे इधर से दबाओगे, मुझे इस तरफ से दबाओगे, मैं बाहर की ओर खोलूँगा ऐसे। आप अगर ज़्यादा ताकतवर हुए तो मुझे दबा दोगे, मैं अगर पावर लगाऊंगा तो मैं नॉर्मल वे में आपको वापस ला सकता हूँ। समझ रहे हैं? तो प्रेशर इनसाइड, तो फिश के अंदर प्रेशर है जो नेचुरली मिला है उसे, ठीक है। और पानी का प्रेशर और इंटरनल प्रेशर वो बराबर हो जाते हैं, इसलिए फिश पानी के इतना नीचे जी पाती है। इन्हीं फिशेस को अगर बाहर लाएं ना, फट जाएंगी, ये फट जाएंगी। अब देखिए, हम भी बहुत सारे, पूरी दुनिया की बात करें, हम पूरी दुनिया एक ओशन में रह रही है। ओशन कौन सा? ओशन है एयर का ओशन, ठीक है। हम देखते हैं कि कहते हैं, हम किसी बंदे से बात करते हैं कि तुझे कैसा फील होता है कि आप ओशन ऑफ एयर में रह रहे हो, कि एयर सब तरफ है, आपको कैसे फील होता है? कहता है यार ओशन ऑफ एयर मतलब समंदर। कौन सा एयर का समंदर? मेरे पास, मैं समंदर में थोड़ा रह रहा हूँ। तो वो कहता है एक्चुअली एयर आपके अराउंड है। मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ कि आप इस चीज़ को समझना, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, उससे आपको समझ आ जाएगा। ये अगर अर्थ है ना, ये अगर अर्थ है, हम यहाँ रह रहे हैं, अगर हम यहाँ रह रहे हैं तो ये ऊपर जितना एटमॉस्फेयर है वो हमारे ऊपर ओशन की तरह, पानी की तरह या रह रहे हैं। एयर जो है हमारे ऊपर प्रेशर डाल के बैठी है। इससे बाहर चले जाए तो क्या है? कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है ना। इसके बाद क्या है? एटमॉस्फेयर से बाहर चले गए तो स्पेस है ना, वहां पे तो कुछ भी नहीं है। यहां पे है, हम एयर के प्रेशर के नीचे रहते हैं लगातार, जिसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये सारी जो एयर है हमारी हेड के ऊपर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर क्रिएट करती है, ठीक है। और इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको एक एग्जांपल देंगे और इसको बोलेंगे कि वैक्यूम कंट्रोल। आपने कभी देखा है कि वैक्यूम किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो? वैक्यूम क्या है? वैक्यूम ये कहता है कि हाँ, वैक्यूम क्या है कि जहाँ कुछ भी नहीं होता उसको हम वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है। जहाँ कुछ भी नहीं होता, तो वो कहता है मैं दिखाता हूँ, ये देखो मेरे पास वैक्यूम कंट्रोल्ड कोई चीज़ है। तो ये गियर शिफ्ट लीवर है और यहाँ पे है, ये सारा जो है ये वैक्यूम से कंट्रोलर है। कहते हैं एक बात बताओ, जब वैक्यूम में कुछ है ही नहीं तो वो कंट्रोल कैसे कर सकता है? आपने बोला कि वैक्यूम क्या है? जहाँ कुछ भी नहीं होता। तो वो उस चीज़ को कंट्रोल कैसे कर रहा है, ठीक है। तो वैक्यूम, वो कहता है यार मुझे नहीं पता ये कैसे कंट्रोल कर सकता, आप ही बता दो। कहता देखो, अभी आप एक चीज़ समझना कि अगर वैक्यूम किस तरह से काम करेगा, तो हम एक एग्जांपल देखेंगे, इसकी वर्किंग देखेंगे किस तरह से वर्क कर सकता है। तो ले, बहुत ही बड़ी एग्जांपल और बड़ी सिंपल सी, ठीक है। आइए हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये कंट्रोल कर रहा है, देखिए वाइपर को। इसके 2 हिस्से हैं, एक ये है, एक इस साइड है। अभी हम क्या करेंगे, ये देखो इस तरह से, यहाँ पे और यहाँ पे 2 हिस्से हैं। एक तरफ से अगर हम कोई, यहाँ पे एयर है इस टाइम, मान लो इस टाइम एयर है यहाँ पे, यहाँ से अगर एयर खींच लें यहाँ से एयर, यहाँ क्या बन जाएगा? वैक्यूम। और यहाँ एयर डाल दें, यहाँ कम प्रेशर और यहाँ ज़्यादा प्रेशर, ये ज़्यादा प्रेशर इसको धकेल देगा, ये ज़्यादा प्रेशर इसको धकेल देगा। देखो एयर इधर, अब एयर इधर, अब एयर इधर, अब एयर इधर, ठीक है। अभी टेंशन मत लेना कि अभी सर समझ नहीं आया, जल्दी में समझिए, ठीक है। इसको भी समझ आया तो हम समझेंगे किसी और एग्जाम्पल से भी, ठीक है। उस एग्जाम्पल से ज़्यादा हमें समझ आ जाएगा। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट जो हमें इस चीज़ के बारे में समझाएगा। तो हम इंजन में भी कहता है कि हम सब ना सांस लेते हैं, तो सांस भी हम लेते हैं वैक्यूम के थ्रू ही है। हम एक तरह से वैक्यूम की तरह ही सांस लेते हैं। हमारे लंग्स जो हैं
फेफड़े जो हैं वो एक वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, एक तरह से लो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, वही उसी के कारण हम सांस ले पाते हैं। तो अब देखो इंजन के अंदर किस तरह से होता है, यहां पे ये पिस्टन है और यहां पे देखिए वॉल्व है। जब पिस्टन खींचता है ना, एक्चुअली लो प्रेशर यहां क्रिएट करता है, तभी तो एयर बाहर से अंदर आ पाती है, तभी तो एयर जो है बाहर से अंदर आ पाती है। क्यों? क्योंकि अंदर लो प्रेशर क्रिएट कर दिया हमने। और हम भी ऐसे करते हैं ना, तो एक्चुअली क्या है, हम लो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। लो प्रेशर हमारे अंदर क्रिएट होता है, तभी हम एयर अंदर ले जाते हैं। समझ आ रहे हैं? तो अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगा। यहाँ पे एक बैलून है और ये एक वैक्यूम चैम्बर है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जानबूझ के एक धुआं डाल देते हैं ताकि हमें पता लग सके कि वैक्यूम जब वैक्यूम बनाएंगे तो एयर यहाँ से खींचेंगे, तो एयर निकलती हुई पता लगे हमें, इसलिए इसने धुआं डाल दिया इसके अंदर। अब ये वैक्यूम के लिए वैक्यूम पंप डाल दिया और इसको ऑन किया। अब देखो यहाँ से खींच रहा है सारी एयर खींच रहा है बाहर से, बैलून को तो नहीं कुछ कह रहा, लेकिन बैलून अपने आप अपना साइज बढ़ा लेगा। आप एक चीज नोट करो, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे वही बात है, ठीक है। आप इस चीज को समझना, बैलून के बाहर कितना प्रेशर था, 1 बार का, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक का मान लो। अंदर कितना था, मान लो 1 बार, अभी ठीक है, नॉर्मल 1 बार मान लेते हैं। अगर मैं इसको कम कर देता हूं ना, कि 0.8 बार कर देता हूं, इस प्रेशर को कम कर देता हूं, वैक्यूम खींचता हूं इसके, वैक्यूम करता हूं, तो ये प्रेशर बढ़ गया। ये ज्यादा है तो ये अंदर से दबाव डालेगा। हमने इसको नहीं कुछ कहा, हमने तो इसके अराउंड जो जगह है उसको कहा है। तरीका देखो, ठीक है, तरीका देखो किस तरह से है, कि जैसे मूवीज में कहते हैं कि इस बंदे को गुस्सा दिलाना है, कुछ इसको करना है, तो इसके अराउंड कुछ ऐसा कर दो कि ये भड़क पड़े। इसको नहीं कुछ कहेंगे, इसके घर वालों को कुछ कहेंगे, इसके सराउंडिंग को कुछ कहेंगे। तो इसकी सराउंडिंग में देखो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और किस तरह से बैलून फूल रहा है अपने आप, और धीरे 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 अगर तो ये वैक्यूम ज़्यादा बना देंगे तो ये बैलून जो है वो फट जाएगा। तो ये अंदर से प्रेशर क्रिएट कर ही जा रहा है और ये तोड़ दिया इसने। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, यहां पे भी इसको गियर शिफ्ट लीवर जो है उसको यूज करेंगे, उसमें यूज करेंगे। अब हमने यहां किसका यूज किया, यहां पे हमने यहां वैक्यूम क्रिएट किया, लेकिन इसने अपने आप वर्क कर दिया, इस बैलून को अपने आप फुला दिया। हम यहां पे एक लीवर यूज करेंगे, यहां पे प्लंजर है, इसकी मूवमेंट जो है यहां से है, सिर्फ हमने इसकी मूवमेंट, जैसे टैप खोलते हैं ना पानी की, तो हम क्या करते हैं, एक टैप इस तरह से खोलते हैं या हैंडल मूव करते हैं कि पानी इधर जाए या उधर जाए, ठीक है। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 पाइप यूज किए हैं और यहाँ ये प्लंजर की मूवमेंट दिखाई है कि प्लंजर से एयर कहाँ जानी है और वैक्यूम क्रिएट करना है, बस उससे हमने क्रिएट करना है सारा कुछ, ठीक है। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट करते वक्त इसमें क्या किया हमने, यहाँ पे ये पाइप आई थी ना, ये वैक्यूम के लिए और ये एयर के लिए। यहाँ पे हमने क्या किया, वैक्यूम क्रिएट करा लिया। जब यहाँ से हम एयर खींच लेंगे बाहर, तो ये एयर जो यहाँ आ रही है वो इसको धक्का मार देगी। हमने सिर्फ लीवर इधर उधर किया, बस इसको हिलाने का काम नहीं कर रहे हम, इसको हिला नहीं रहे हम, सिर्फ प्लंजर को हिला रहे हैं, याद रखना। ये जो हिला रहा है अंदर वाला प्लंजर हिल रहा है, ये पूरा नहीं हिल रहा उससे। हम यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ से फोर्स आ रही है अपने आप, जो यहाँ पे हो रहा था बैलून के केस में। अब देखो यहाँ से आ गया, अब यहाँ पे सारी एयर है, यहाँ पे सारी, उस पूरे प्लंजर को धक्का नहीं मारेंगे हम, सिर्फ इससे क्या करेंगे, यहाँ पे ला देंगे कनेक्शन इसका वैक्यूम का। यहां से जब वैक्यूम कनेक्शन आएगा तो वैक्यूम के कारण क्या होगा, यहां से एयर सक हो जाएगी और यहां पे एयर आ जाएगी इस साइड और एयर इसको धक्का मार देगी, ठीक है। यहां पे वैक्यूम, यहां पे एयर, यहां पे अब यहां पे वैक्यूम, यहां पे एयर, उल्टा करते जाएंगे, वैक्यूम एयर। और उस वैक्यूम को कंट्रोल किया है हमने, सिर्फ हमने कंट्रोल उसको किया और कुछ नहीं। ये देखो यहां पे है प्लंजर जो सारा काम कर रहा है कि इस साइड जाएगा वैक्यूम या इस साइड जाएगा, तो सिर्फ वैक्यूम आपको क्रिएट करना है। तो आपको जैसे ना, वही आपको बार बार एग्जांपल देता हूँ मूवीज़ की, तो हीरो को आपने बुलाना है कि इधर आ जा, ठीक है, वो
कहता है हवेली पे आ जा, वो हवेली पे अपने आप नहीं आएगा, अकड़ेगा, वो कहे मैं नहीं आता तेरे बुलाई पे। वो क्या करते हैं, उसकी फैमिली मेम्बर को किसी को उठा के ले आते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं, वो अपने आप खिंचाया जाता है वहाँ पे। चीज़ समझो, इस एग्जाम्पल को समझो जो मैं समझाना चाहता हूँ कि आपने किसी चीज़ को मूव करना है तो आपने नहीं धक्का मारना, आपने सिर्फ वैक्यूम क्रिएट कर देना, वहाँ पे चीज़ अपने आप भाग आएगी, अपने आप भाग आएगी। आप चाहे ना एग्जाम्पल दो, पानी है, आप सिरिंज में पानी भरते हो, आप पिचकारी में पानी भरते हो, आप नहीं पानी भरते, आप सिर्फ प्लंजर से खींचते हो ना, जब वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा होता है, उस वैक्यूम क्रिएट होने से क्या होता है, वहाँ पे पानी अपने आप अंदर भागता है उस तरफ। आपके पास वैक्यूम होना चाहिए अच्छा सा, किसी मर्जी चीज़ को आप खींच सकते हो। वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, वैक्यूम क्लीनर कभी भी धक्का नहीं मारता, खुद कभी भी धक्का नहीं मारता। वैक्यूम क्लीनर सिर्फ वैक्यूम क्रिएट करता है। वो क्या करेगा वैक्यूम क्लीनर, वो सिर्फ अपने अंदर यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करेगा। 0.8 बार का मान लो आपने प्रेशर क्रिएट कर दिया, तो यहाँ तो 1 बार था, मिट्टी कहती मुझे तो अपने आप जाना पड़ेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, वो भाग के वैक्यूम के अंदर घुस जाती है। झाड़ू से हम क्या करते हैं, झाड़ू से धक्का मार रहे हैं मिट्टी को, अब यहाँ पे धक्का नहीं मार रहे, मजबूर करते हैं किसी चीज को मूव करने के लिए, हम मजबूर कर देते हैं उसको, ठीक है। जैसे वैक्यूम, सबसे बड़ा वैक्यूम क्या होता है, पैसा। आप किसी कुछ भी करवाना चाहते हैं, पैसा है कि मेरे पास पैसा है, सब उस तरफ खींचे चले जाते हैं अपने आप। बहुत बड़ा वैक्यूम क्लीनर है, सब चीज़ों को खींच लेता है इधर उधर, जहाँ जिसको खींचना है खींच सकता है, ठीक है। पूरी फैमिली छोड़ के विदेश जाना पड़ता है सिर्फ पैसों के लिए, वैक्यूम वहाँ पे है। अब जहाँ वैक्यूम क्रिएट कर दो, लोग वहीं भाग जाते हैं, वहीं भाग जाते हैं। तो अब वैक्यूम क्रिएट करना है, अब वैक्यूम कहाँ क्रिएट करो, दूसरे वाली चीज़ अपने आप उसको फोर्स लगा के वहाँ पहुँचा देगी। वैक्यूम क्रिएट करो और काम करो, आपका जोर नहीं लगेगा, सिर्फ आपने इसका कंट्रोल करना है। आप प्लंजर देख लो किस तरह से मूव करना है, आपने पूरा फोर्स लगाने लगे तो हमें जोर लगाना पड़ेगा। अब एक्चुअल में यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा दिया कार में, ठीक है, और इस वैक्यूम पंप से क्या करेंगे, हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये देखिए लीवर जो हमने इस करना है, ये देखिए गियर शिफ्ट लीवर, पुरानी है ना गाड़ियों में होता था, एम्बेसडर गाड़ियों में ये होता था, अब नहीं है ऐसा, ठीक है। बड़ा इजी होता था, मुझे भी लगता था कि इस तरह से क्या गियर शिफ्ट करना है यार, हम सिर्फ इसको थोड़ा सा हिलाते थे, थोड़ा हल्का सा, हमें लगता था ये हिलाने से कैसे हो गया, ठीक है, ये हिलाने से कैसे हो सकता है, तो ये हिलाने से इस तरह से हो सकता है कि हम सिर्फ उस प्लंजर को मूव करते हैं, बाकी काम सब कुछ अपने आप होता है। अब आप देखो आप कहाँ पे कैसा वैक्यूम क्रिएट कर सकते हो, किसी को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो, वैक्यूम क्रिएट कराओ, यहाँ पे ऐसा माहौल तैयार कर दो, अपने पास ऐसा माहौल तैयार कर दो कि लोग अपने आप खींचे चले जाएं, ठीक है। एक इससे हट के एक चीज़ बताऊंगा आपको ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी में आप अपना लेना और अपने आप पे काम करना। आपको लगता है कि ठीक है, मेरे जो व्यूअर हैं मोस्टली मैकेनिकल के लड़के हैं 90%, इसलिए बात बोल रहा हूँ कि अगर आपका कोई टारगेट है जिसको आप अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो, तो आप उसकी तरफ मत जाएं, फोर्स मत लगाएं, वैक्यूम क्रिएट करें। वैक्यूम किस तरह से, अपने पे कंट्रोल, अपने पे वर्क करें, किस तरह से आप अपनी बॉडी पे वर्क करें, ठीक है। वैक्यूम क्रिएट, आप इनकम पे वर्क करें कि इनकम अच्छी आनी शुरू हो जाए, ठीक है। अपनी जो बोल चाल है उसके ढंग बदल लो, वैक्यूम क्रिएट कर दो, अपने आप खींचा चला जाएगा सब कुछ, आपने नहीं लगाना फोर्स। जितना फोर्स लगाने जाओगे आपका लगेगा, फ़ायदा नहीं होगा। वैक्यूम क्रिएट करो, पक्का 100% आप करोगे ये वाली चीज़ या नहीं। और ज़िंदगी में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये वाला वैक्यूम आप अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं प्री इग्निशन के बारे में। तो डेटोनेशन पे पहले हमने समझा था, अगर वो वीडियो देखनी है तो ऊपर लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो प्री इग्निशन क्या होता है, देखिए फिर से मैं कहूँगा कि इंग्लिश के वर्ड को पकड़ो, अपने आप चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो प्री का मतलब होता है पहले, ओके। इग्निशन मतलब
उसमें कंबस्टन होना, आग लगना। तो आग लगने से पहले ही इग्निशन हो जाना, आग लग जाना, मतलब जो टाइमिंग उसकी फिक्स है। अब हम इंजन की बात करें तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में हम इसकी वर्किंग जानते हैं। वर्किंग क्या है? सक्शन, कंप्रेशन, फिर पावर। पावर के वक्त क्या है? कंप्रेशन के बाद हमारे पास एक स्पार्क प्लग से इग्निशन आएगा और उसके बाद पावर स्ट्रोक, फिर एग्जॉस्ट। अभी ये हमारे पास जो रेगुलर कंबस्टन प्रोसेस होती है। अब लेकिन प्री इग्निशन क्या है? मतलब उससे पहले, इग्निशन से भी पहले वाली प्रोसेस। तो ये हमारे पास इस तरह से इंजन जो है वर्किंग कंडीशन में यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब देखते हैं, देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन। द प्री मेच्योर कंबस्टन ऑफ द फ्यूल एयर मिक्सचर इन एन इंटरनल कंबस्टन इंजन। तो ये प्री मेच्योर कंबस्टन है फ्यूल और एयर मिक्सचर का, फ्यूल और एयर मिक्सचर का प्री हमारे पास मेच्योर कंबस्टन होगा। ठीक है, ये तो होगी डेफिनेशन। अब देखते हैं कि ये होता क्या है। तो हमारे पास ये देखिए, रेगुलर कंबस्टन जो होती है उसमें क्या होता है? सक्शन, कंप्रेशन, पावर और ये एग्जॉस्ट। ये 4 स्ट्रोक होते हैं। सब कुछ अपने टाइम से चल रहा है और ये इतनी धीरे नहीं चलता। 3000 आरपीएम, 4000 आरपीएम, 6000 आरपीएम। आप सोच के देखो कि एक सेकंड में कितनी बार घूमता है और एक सेकंड में ये स्पार्क प्लग कितनी बार इसको इग्निशन दे देता है, कितनी बार, कितनी स्पीड पे चल रहा है ये सारा कुछ। बहुत ज़्यादा स्पीड पे ना, सक्शन जल्दी से जल्दी जल्दी ले स्पार्क ले, जल्दी कर, इतनी जल्दी चलता है ये कुछ इस तरह से चलता है। ये देखो कि स्पीड अप, पूरा स्पीड अप, जो काम कर रहे हैं पूरे स्पीड से हो रहा है। तो ये स्पीड से जो काम हो रहा है, लेकिन ये तो अगर परफेक्शन की बात आ गई। हम जैसे अगर एक बार तो स्पीड में करेंगे, पता लगे दूसरी पेज पे हमने वो छाप दिया, स्टैम्प गलत छाप दी, जल्दी में स्पीड में हमसे भी गलत हो जाता है। इसी तरह इंजन में भी गड़बड़ हो सकती है। इंजन में किस तरह से गड़बड़ हो सकती है? देखिए, प्री इग्निशन की बात करते हैं। इसमें देखना, देखिए हमारे पास क्या है? कंप्रेशन स्ट्रोक है। अब जब कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहा है। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे कंबस्टन पहले ही होगी और स्पार्क प्लग अब इसने स्पार्क दी है, तो प्रोसेस पहले ही होगी। तो वो क्या कारण है, क्यों होता है? देखो ये देखो, यहाँ पे कंबस्टन, अब स्पार्क प्लग ने यहाँ से दी है, तो 2 वेव फ्रंट, 2 आग की लहरें आपस में टकरा जाती हैं। तो वो इधर से पहले ही हमें मिल गया और यहाँ से ये स्पार्क ने दे दिया। तो ये गलत बात है, क्योंकि हमें ये चाहिए था कि कंप्रेशन जब हो उसके बाद हम यहाँ से स्पार्क प्लग से एक चिंगारी दे, स्पार्क दे, तब ये चलना चाहिए था, तब ये इग्निशन होनी चाहिए थी। मतलब आप चीज देखो कि हमारे पास ये था कि ऊपर आना था, पिस्टन ऊपर आना था, लेकिन पहले ही अगर इग्निशन होगी तो उसका ऊपर आने का प्रोसेस कम हो जाएगा। ये मानते हो कि अगर ऊपर आ रहा था, पहले से धक्का उसको नीचे मिल रहा है, अगर चाहे मान लो ऊपर आने की जो फोर्स है वो 100 न्यूटन और नीचे वाला जो धमाका पहले ही इग्निशन हो गया उसने 20 न्यूटन दे दिया, तो 80 न्यूटन से ऊपर अब आ रहा है। तो उसके कारण होगा क्या? उसके कारण कंप्रेशन रेशो में प्रॉब्लम आएगी, कंप्रेस नहीं कर पाएगा अच्छे तरीके से। तो इस तरह से होने से हमारे पास एनर्जी का लॉस हो रहा है। बात समझ रहे हो कि मैंने मान लो कि मैं दीवार के साथ टकराना चाहता था, कि ये चीज़ को तोड़ना चाहता हूँ, मैं भाग के जा रहा हूँ, मैं मारूंगा धक्का कि ये चीज़ तोड़ दूँ, लेकिन कहीं से कोई बंदा मुझे बीच में धक्का मार दे तो उतनी फोर्स से मैं उसको धक्का नहीं मार पाऊंगा ना आगे जाके दीवार को। समझ रहे हो? जिस चीज़ को तोड़ना चाहता हूँ मैं उस तरफ भागा और बीच में कहीं ने धक्का मार दिया बीच में, तो गड़बड़ कर दी ना, वो फोर्स खराब कर दी। इसी तरह पिस्टन के ऊपर जो फोर्स मिलनी थी, एक्चुअल में पावर मिलनी थी, वो खराब हो गई। वो खराब हो गई तो एफिशिएंसी खराब हो गई, तो इंजन में गड़बड़ आ जाती है। तो प्री इग्निशन, पहले ही इग्निशन हो जाना, इसको कह देते हैं प्री इग्निशन। लेकिन हम इसकी बात करें कि कारण क्या होते हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं प्री इग्निशन के। तो सबसे पहले हम रीजन देखते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि कार्बन हर जगह जम जाता है। हमने देखा ना कार्बन, कई बार आपने इवन स्पार्क प्लग के ऊपर देखा होगा कि कार्बन की हल्की हल्की लेयर बन जाती है। तो इसी तरह हमारे पास क्या होता है, वॉल्स के ऊपर भी, यहाँ पे देखो कार्बन की लेयर बन, लेकिन कार्बन बीच में से निकल के यहाँ आ गया। अब ठीक है, इसमें चीज में नोट करने वाला है, ये देखो कार्बन आ गया, ठीक है, इस चीज को समझ रहे हो? ये देखो कार्बन यहाँ पे आ गया। अब इस कार्बन ने पंगा डाल देना है,
पंगा क्या करना है, यहाँ पे ये रहा कार्बन, इसने फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सचर को प्रॉब्लम क्रिएट करा दी। इस छोटे से कार्बन के पीस ने प्रॉब्लम, क्योंकि ये गर्म है, ठीक है, तो ये इसके ने जो आया ना उसने ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, उसने प्री इग्निशन कर दिया, और वो हम चाहते नहीं थे, लेकिन हो गया, क्या करें, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हो। और दूसरा रीजन, अब इस तरह से ये चीज समझ आ गई। अब दूसरा रीजन क्या है, कई बार स्पार्क प्लग, हम स्पार्क प्लग को एक्स्ट्रा टाइट कर दें। ये टाइटनेस जो होती है ना, हम जो आम मिस्त्री होते हैं वो क्या करते हैं कि बस पकड़ के चीज़ों को टाइट कर दें, टॉर्क का मतलब ही नहीं पता होता उन्हें, ठीक है। टॉर्क के लिए सही टॉर्क आप लगाना चाहते हो, किसी चीज़ को टाइट करना चाहते हो तो अलग से टूल आते हैं, लेकिन हम वो यूज़ नहीं करते। तो वो क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि ये स्पार्क प्लग है, जैसे अभी ये स्पार्क प्लग है, तो इसमें जो हमने इसको टाइट करना है, अभी टाइट सही हो तो हीट यहाँ से बाहर जाती है, क्योंकि स्पार्क प्लग भी गर्म होता है ना, वो भी कंबस्टन का एक हिस्सा है। लेकिन अगर गलती से ज़्यादा टाइट कर दिया, ज़्यादा टाइट कर दें, तो उसके कारण जो हीट है यहीं रह जाएगी, वो यहीं रह जाएगी हीट, और स्पार्क प्लग को गर्म कर देगी। तो दोबारा देखो कि ये हीट जानी थी यहाँ से, अगर सही टॉर्क से इसको टाइट किया होता, लेकिन हमने क्या किया, पकड़ कर जोर से घुमा दिया और नीचे कर दिया। अब हीट यहाँ पर रहने लगी, बाहर नहीं जा रही, उसके कारण ये क्या होगा, स्पार्क प्लग गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ये रेड हॉट हो जाएगा। और अगर रेड हॉट हो गया तो भाई कंबस्टन में दिक्कत देगा, क्यों, यही गर्म है। अब ये चीज़ देखो कि पेट्रोल, यार पेट्रोल को कभी वैसे मत करना ऐसा, लेकिन अगर कहीं है पेट्रोल पड़ा हुआ, आपने देखा हो, हल्की सी भी चिंगारी बहुत है, मूवीज़ में तो ज़्यादा ही दिखाते हैं ना, मूवीज़ में देखने वाला होता है ये, मतलब 1 किलोमीटर दूर ही खड़ा होता है, ये ले वहाँ जाके आग फैल गई, तो फैल जाती है मेरे भाई, क्या कर सकते हैं। और एक वीडियो भी आई थी, पेट्रोल, वो टैंक पेट्रोल का ना, उस पलट गया था, किसी और देश की थी वीडियो, तो वहाँ लोग इकट्ठा कर रहे हैं बाल्टियों से, और एक भाई साहब ने गलत काम कर दिया और सिगरेट जला दी, ठीक है। तो ये गलत काम पेट्रोल के साथ हो सकता है ना, एक चिंगारी बहुत है, तो ये तो रेड हॉट है, गर्म है, इसने प्री इग्निशन करवा देनी है, और वो दिक्कत देगा। फिर से वही पिस्टन ऊपर आना था, अच्छी कंप्रेशन होनी थी, लेकिन उसने खराब कर दिया। तो ये प्री इग्निशन ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसके अलावा ये देखो, थोड़ा सा इसमें भी आपको अच्छा दिखेगा कि किस तरह से प्री इग्निशन यहाँ पे देखना, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार, तो ये नॉर्मल कंडीशन में ये देखो, लेकिन जैसे प्री इग्निशन दिखाएगा तो यहाँ देखना, ये रहा प्री इग्निशन, तो यहाँ पे प्री इग्निशन आपको दिख जाएगा। तो प्री इग्निशन यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो हमें फ्लेम मिल रही है, और वो चाहिए नहीं थी हमें, वो चाहिए नहीं थी, तो प्री इग्निशन वाली फ्लेम एक्स्ट्रा मुझे यहाँ पे मिलेगी, तो ये गलत बात हो जाती है। तो अब देखिए कि प्री इग्निशन के कॉजेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले दो हमने देख लिए, कार्बन डिपॉजिट देख चुके हैं, और एन ओवरहीटेड स्पार्क प्लग देख चुके हैं कि वो भी हो सकता है। इसके अलावा शार्प एज इन द कंबस्टन चैम्बर, कंबस्टन चैम्बर के अंदर कोई शार्प एज है, तीखी चीज़ है, और वो भी क्या कर दे सकती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, हीट पैदा करेगी, क्योंकि जब पिस्टन चलेगा तो वो क्या करेगा, वो हीट अप हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, वो प्री इग्निशन का कारण बन सकता है। अ लीन फ्यूल मिक्सचर, अगर हम ऑक्सीजन ज़्यादा डाल दें, लीन फ्यूल क्या है कि जिसमें फ्यूल की मात्रा कम और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, उस केस में भी हमारे पास क्या चांसेस है कि प्री इग्निशन के चांसेस। ऑटो इग्निशन ऑफ इंजन ऑयल ड्रॉपलेट्स, तो मेरे पास मान लो कि ऑटो इग्निशन किसकी, इंजन ऑयल की, इंजन ऑयल के बूंद, ठीक है, छोटी छोटी बूंदें अगर आ गई गलती से, तो वो हमारे कंबस्टन में ऑटो इग्निशन पहले ही करा देगा, तो वो भी दिक्कत दे सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इनसफिशिएंट ऑयल इन द इंजन, अगर इंजन ऑयल आपका इसमें इनसफिशिएंट है तो वो गर्म कर देगा इंजन को, ऑब्वियस इंजन गर्म होगा तो प्री इग्निशन के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जब पिस्टन मूव करेगा अगर वो ठंडा नहीं हुआ तो अंदर गर्मी ज़्यादा है, उस गर्मी के कारण ही प्री इग्निशन भी हो सकती है, तो ये चांसेस होते हैं। इग्निशन टाइमिंग टू फॉर एडवांस, तो इग्निशन टाइमिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइमिंग सेट, ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इग्निशन टाइमिंग हमने एडवांस कर दी तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट करता है। प्री इग्निशन क्रिएट्स एक्सेसिव हीट एंड सब्सटेंशियल डैमेज टू द पिस्टन्स, बेयरिंग, स्पार्क प्लग्स एंड द सिलेंडर, सब चीज़ों को खराब कर सकता है प्री इग्निशन, तो ये खराब कर सकता है। अब
कोई क्वेश्चन पूछते हैं इज प्री इग्निशन बैड, तो ये क्या बुरी चीज है? तो ऑब्वियस प्री इग्निशन मे और मे नॉट कॉज परमानेंट इंजन डैमेज, मे और मे नॉट, शायद करे परमानेंट या ना करे या टेम्परेरी एक डैमेज करे, बट इट डज लीड टू इंजन इनसफिशिएंसी एंड मे कॉज इंजन डैमेज इफ इट इज अ सिवियर और कंटिन्यूस इवेंट। लगातार अगर प्री इग्निशन होता रहा तो ये एफिशिएंसी भी खराब करता है और डैमेज भी कर सकता है, ठीक है। तो दिस प्रॉब्लम इज रेयर इन डीजल इंजन एंड इन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। अब लेकिन ये डीजल सिस्टम, डीजल वाले इंजन हैं, वहाँ पे प्री इग्निशन नहीं। अब देख डेटोनेशन अलग से है, डेटोनेशन मैंने आपको समझाया ना कि हमारे पास इग्निशन के बाद की बातें हैं डेटोनेशन, लेकिन प्री इग्निशन क्या है, इग्निशन से पहले की। लेकिन आपको डीजल की अगर वर्किंग पता है, डीजल इंजन की वर्किंग पता होनी चाहिए इसके लिए, तब आप ये बता सकते हैं। और आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि हैवी ट्रक्स में डीजल इंजन ही यूज़ क्यों करते हैं, ये भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को पता है। तो अभी देखिए डीजल इंजन की अगर वर्किंग पता है तो उसमें हम करते क्या है, पहले सक्शन, एयर अंदर आती है, फिर कंप्रेशन होता है। एयर ही है अभी तक एयर ही है, तो दिक्कत क्या है, समझ रहे हैं? क्योंकि अभी तक फ्यूल आया ही नहीं, तो इग्निशन किस बात की, प्री इग्निशन के चांसेस नहीं है। तो इसमें चांसेस तब हो सकते हैं जब हमारे पास जो इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर है, उसकी टाइमिंग गलत हो जाए, कि हम जब कंप्रेशन कर रहे हैं वो अगर पहले हमें फ्यूल दे देता है, तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कम होते चांसेस। और ये आजकल तो वैसे ही FI सिस्टम आते हैं, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आते हैं, तो ये फ्यूल इंजेक्टर जो हैं हर जगह पे, पेट्रोल इंजन में भी आने लगे, उसके कारण प्री इग्निशन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये चांसेस कम होते हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो पिस्टन के रिंग्स देखिए इस तरह से टूट सकते हैं अगर प्री इग्निशन होती है। तो ये भी देखिए इस तरह से डैमेज जो करते हैं, तो वो इस तरह से देखो, कार्बन बिल्डअप हो जाता है, इस तरह से बुरा हाल हो जाता है इंजन का। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो सेम डेटोनेशन की तरह ये भी आपको एग्जांपल समझ आएगी कि जैसे अगर नॉर्मल कंबस्टन है तो उसमें तो हम ऐसे है कि पकड़ के आराम से धकेल रहे हैं पिस्टन को नीचे आराम से, लेकिन इसमें क्या होगा कि हमें मुक्का मारने की तरह, जगह धमाका करने की तरह, एक्सप्लोजन की तरह, जैसे हमारे पास क्या था, हमारे पास डेटोनेशन में एक्सप्लोजन हो रहा था, तो उसमें भी हमारे पास यही एग्जांपल थी कि ऐसे मुक्के की तरह फील होता है। तो प्री इग्निशन में भी ये प्रॉब्लम आती है कि झटके लगते हैं और वहाँ पे जो हमारे पास पिस्टन है वो डैमेज होता है। In the case of highly supercharged or highly compression multi-cylinder engine, pre-ignition can quickly melt or burn piston। अगर हाई कंप्रेशन हमारे पास सुपर चार्ज इंजन है, टर्बो चार्ज इंजन है, उसमें अगर ये केसेस होते हैं तो वहाँ पर तो पिस्टन को ही वो मेल्ट कर सकता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई। ये था प्री इग्निशन के बारे में। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। डेटोनेशन के बारे में समझना, अभी यहाँ पे वीडियो का लिंक आएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि डीजल इंजन ही क्यों यूज़ करते हैं हम हैवी जो हमारे पास व्हीकल्स होते हैं उसमें। और अगर आपको समझ आई है तो एक काम मेरा कर दें, शेयर कर दें वीडियो को। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं डेटोनेशन के बारे में। तो डेटोनेशन वर्ड को अगर समझना है क्या मतलब है इसका, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके वर्ड का मतलब पहले हिंदी में समझेंगे। तो डेटोनेट क्या होता है, बम आदि का विस्फोट होना या करना, टू एक्सप्लोड और टू मेक अ बॉम्ब। तो जब हम कोई बॉम्ब फोड़ते हैं तो इसको इंग्लिश में हम वर्ड दे दिया हमने डेटोनेट करना। तो जब ये बॉम्ब कोई फूटता है, लेकिन हमारे पास इंजन में किस तरह से ये वर्क करता है, डेटोनेशन क्या होती है, हम इंजन की बात करें तो, और ये इंजन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो डेटोनेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें इसके इफ़ेक्ट भी देखने पड़ेंगे कि क्या होता है, इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो देखिए हमारे पास एक इंजन की एग्जांपल लेते हैं। तो इंजन के एग्जांपल में हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए कि कंप्रेशन हो रहा है। ये देखिए जैसे जैसे कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पे, अब हमारे पास क्या होती है, स्पार्क यहाँ पे, और ये अब आराम से जो पावर स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक के बाद क्या होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो जाता है। तो ये तो होता है रेगुलर कंबस्टन। हम बात करें कि रेगुलर कंबस्टन किस तरह से होता है, तो हमारे पास चाहे पेट्रोल इंजन में या हमारे पास डीजल इंजन में, तो हमने वर्किंग उसकी समझनी है। क्या होता है पेट्रोल में, क्या होगा, हमारे पास सीधा पहले सक्शन, कंप्रेशन,
कंप्रेशन जैसे कंप्लीट होती है वहाँ पे एक चिंगारी निकलती है, स्पार्क होती है, स्पार्क होती है, वैसे ही हमारे पास वहाँ पे मेरे पास क्या होगा, कंबस्शन प्रोसेस और पावर स्ट्रोक मिलेगा। ठीक है, ये आपको वर्किंग पता होनी चाहिए तभी ये समझ आने वाला है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे धुआं होता है वो जो बाहर निकाल देते हैं। ये तो होती है रेगुलर कंबस्शन कि आया ये सारा कुछ टाइम पे हो, जब रेगुलर सही तरीके से हो रहा है आराम, जब हमें स्पार्क चाहिए तब हमें मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन मतलब जो कंडीशन नहीं चाहिए हमें, ठीक है, किस तरह से कंडीशन है ये देखिए। नॉकिंग में हम इसका देखेंगे डेटोनेशन या नॉकिंग में आपको डिफरेंस बताऊंगा, तो उसमें हम इफेक्ट देखेंगे तो हमारे पास किस तरह से है। यहाँ पे आराम से देखना इस चीज को, यहाँ पे जैसे जैसे कंप्रेशन हो रहा है, देखिए कंप्रेशन हो रहा है, उसके कारण जैसे यहाँ पे स्पार्क मिली, लेकिन एक कंबस्टन यहाँ भी अपने आप हो गई, एक कंबस्टन प्रोसेस यहाँ पे अपने आप हो रही है। आप चीज दोबारा नोट करो, ये जैसे जैसे ऊपर आया स्पार्क प्लग ने स्पार्क दी, लेकिन एक यहाँ पे भी हो गया। तो जो हमें चाहिए थी कंबस्टन वो तो स्पार्क प्लग ने देनी थी, वो उसने करना था, लेकिन एक धक्के से ही हो गई। क्यों ये धक्के से कैसे होगी, धक्के से इसलिए होगी मेरे भाई, जब हम देख कंप्रेशन रेशो मैंने समझाया हुआ है। कंप्रेशन रेशो किस तरह से समझाया था कि हमने किस तरह से कंप्रेस करना है किसी चीज़ को। कंप्रेस ज़्यादा करते हैं ना, जितना ज़्यादा, इवन मैं आपको एग्जांपल पहले ही दे रहा था कि आप अपनी आर्म को भी कंप्रेस करोगे ना जितना ज़्यादा, वो गर्म होनी शुरू हो जाएगी। ज़्यादा देर करके देख लो, गर्म होना शुरू हो जाएगा। अभी जब इंजन में ये होता है कि एसआई में हमने जैसे हम स्पार्क इग्निशन में पेट्रोल इंजन की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जैसे जैसे कंप्रेशन रेशियो बढ़ती है हमारे पास उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करती है। तो हम क्या करते हैं कि कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दो। तो कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने की प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जैसे जैसे कंप्रेशन रेशियो बढ़ती है इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, और उस टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट के कारण कहीं किसी एक कॉर्नर में अपने आप इग्निशन चल गई, ऑटो इग्निशन। ऑटो मतलब अपने आप, इग्निशन मतलब उसका आग लगना। तो वो अपने आप यहाँ पे जो यहाँ पे इग्निशन हो गई ना, यहाँ पे देखना, यहाँ से इग्निशन, यहाँ, ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं। ठीक है, दोनों आपस में टकरा जाएंगे। जैसे आप चले जा रहे हो, दूसरा बंदा आ रहा है आराम दूसरी साइड से, वो टकरा गया आपस में, तो एक तरह से क्या होगा, टकराव होने के कारण वो एक एनर्जी लॉस है, एक तो इवन गुस्से से लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। तो यहाँ जब दो फ्लेम आपस में टकराएंगी उसके कारण एक साउंड पैदा होगा। अब उसके कारण क्या होगा, नॉकिंग होगी। अब नॉकिंग क्या चीज़ है, नॉक हम जैसे दरवाजे पे करते हैं ना, नॉक, तो खड़काना किसी चीज़ को, ठीक है, तो ये इस तरह से नॉक करना, तो वो नॉकिंग होगी, खड़का पैदा होगा, वो आवाज़ आएगी। तो उसको एक और वर्ड क्या कहते हैं, पिंग बोल देते हैं, पिंगिंग करना, नॉकिंग करना, ये क्या एक ही तरह के वर्ड है। अब देखिए, डेटोनेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, डेटोनेशन क्या है, एक प्रोसेस है, कॉज है, लेकिन उसके कारण क्या हो रहा है, नॉकिंग हो रही है, कारण है। और तो डेटोनेशन क्या है, डेटोनेशन कॉज है, और उसका इफेक्ट क्या है, नॉकिंग। ठीक है, किसी चीज का कोई कारण होता है ना, हम कहते हैं इसका क्या कारण है, इसका कारण ये है, क्या हुआ, ये डेटोनेशन की प्रोसेस हुई, उसके कारण होगा क्या, नॉक। ठीक है, तो वो नॉकिंग की साउंड आती है इंजन के अंदर, ठक ठक टक 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 आवाज आएगी एक, और उस आवाज के कारण ये वर्ड जो है वो नॉकिंग पड़ गया। तो मैं फिर से कहता हूँ, इंग्लिश बड़ी मस्त है, जो वर्ड उन्हें मिलता है उसके आईएनजी पीछे लगा दो, प्रोसेस बन जाते हैं, नॉकिंग। तो हमने इस प्रोसेस को, अब हिंदी में कहें किसी चीज को खड़काना, ठीक है, खटखट करना, तो वो नॉकिंग हो गया। तो हमारे पास इस तरह से ये नॉकिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इस चीज को, डेटोनेशन को हम इंग्लिश में अगर समझें, डेटोनेशन इज द स्पॉन्टेनियस कंबस्शन ऑफ द एंड गैस रिमेनिंग फ्यूल इन द चैम्बर। तो हमें लास्ट में जो हमारे पास गैस बच जाती है उसकी कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, अचानक से एक स्पॉन्टेनियस है, एक स्पोर्ट पे आ जाती है।
इट ऑलवेज अकर्स आफ्टर नॉर्मल कंबस्टन इज इनिशिएटेड बाय द स्पार्क प्लग। तो उसके बाद होती है, वो भी हमने देखा स्पार्क प्लग के बाद होती है। इफ द कंबस्टन प्रोसेस मूव्स टू फास्ट एंड प्रेशर पीक अकर्स टू अर्ली, तो अगर हमारे पास ज़्यादा फास्ट प्रोसेस चल रही है और पीक प्रेशर, सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होना है वो जल्दी आ जाता है, द रिजल्ट कैन बी excessive pressure, excessive temperature and the unstable pressure pulse is known as detonation। तो उसके कारण क्या होगा, एक्सेसिव प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा और वो एक पल्सेस जनरेट करेगा जिसको हम डेटोनेशन बोलते हैं। डेटोनेशन इज समथिंग दैट अकर्स नियर द पीक प्रेशर पॉइंट इन द कंबस्टन इवेंट आफ्टर द एयर फ्यूल चार्ज हैज़ बीन इग्निटेड नॉर्मली बाय द स्पार्क प्लग। तो ये उसके बाद होता है, स्पार्क प्लग के बाद होता है, ठीक है। तो ये अगर आपको इंग्लिश में पूछे तो डेटोनेशन वर्सेस नॉकिंग, तो डेटोनेशन इज द कॉज एंड द नॉकिंग इज आफ्टर इफेक्ट। तो उसके कॉज क्या है, डेटोनेशन, और इफेक्ट क्या है उसका, नॉकिंग। तो ज़्यादा हमने कंफ्यूज नहीं होना इसमें, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो इसमें ना देखिए स्पार्क प्लग में जो डेटोनेशन है और हमारे पास जो कंप्रेशन इग्निशन में स्पार्क प्लग वाला इग्निशन वाला है पेट्रोल इंजन का, और मेरे पास कंप्रेशन वाला कौन सा है, डीजल इंजन का। इनमें डिफरेंस है, वो मैं आपको डिफरेंस अलग से समझाऊंगा, इस वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, काफ़ी अच्छा समझाया हुआ है कि नॉर्मल जब कंबस्टन होता है तो ये कुछ इस तरह से कि किसी चीज़ को, पिस्टन को पकड़ के आराम से बस धकेल रहे हो, आराम से धकेल रहे हो, ठीक है, नॉर्मल कंबस्टन। लेकिन हमारे पास एक्सप्लोजन, मतलब हमारे पास डेटोनेशन में क्या होता है, अचानक जब एक्सप्लोजन होती है तो एक्सप्लोजन के कारण मुक्का पड़ता है कि कहीं तो किसी चीज़ को ऐसे पकड़ के, कोई बात नहीं, ठीक है, दूसरी तरफ ऐसे मारना, अरे यार, ठीक है, तो डेटोनेशन हो जाएगी, करके देख लो चाहे आराम से किसी चीज़ को। तो ये यार दुनिया ना, हम पंगे, इवन ना आप हैंड पंप है, हैंड पंप को आराम से चलाते रहो, कोई बात नहीं, ठीक है, आराम से चलाना, यहीं पकड़ के अगर ऐसे मार मार के मैं कर रहा हूँ, ऊपर से पापा आएंगे क्या कर रहा है, ये क्या है, ये कोई तरीका है, तो वहाँ भी आप डेटोनेशन की प्रोसेस कर रहे हो, खराब नहीं होगा हैंड पंप। आप आराम से, एक तो आराम से ऐसे करना, कोई बात, एक पकड़ जोर जोर से ऐसे मारना, ठक 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 आवाज आने लग जाए, तो वो कहेगा यार क्यों पंगे ले रहा है, आराम से नहीं होता तेरे से, ये आराम से है, ये गलत तरीका है। तो गलत तरीका तो गलत ही रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, जैसे ये झूला दे रहे हैं तो बच्चे को कितने प्यार से झूला दे रहे हैं ना, ये नॉर्मल कंबस्टन में हाल होता है पिस्टन का, आराम से झूला दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई झटका लग रहा है उसको, नहीं लग रहा, लेकिन कुछ गलती भी कर देते हैं, कैसे, इतनी जोर से मारेंगे कि ये हाल हो जाएगा। कहाँ तो आराम से नॉर्मल कंबस्टन में आराम से चल रहा था, कोई बात नहीं, यहाँ हमारा धक्का जोर से, एक बार में ही पता नहीं क्या कर दूंगा मैं, और ये गिर गिर लो। तो हाल मत करो ऐसा पिस्टन का, ठीक है, तो हाल ऐसा मत करो। तो डेटोनेशन हैज नेगेटिव इफेक्ट थ्रू आउट द इंजन। लाइट डेटोनेशन मे कॉज प्रीमेच्योर वेयर ऑन द बेरिंग एंड बुशेस। तो हमारे पास देखिए लाइट थोड़ी थोड़ी डेटोनेशन है, उसके कारण क्या होता है कि हमारे पास बेरिंग और बुशिंग जो काफ़ी टाइम तक चलने थे वो पहले ही खराब होना शुरू हो जाएंगे। सिवियर और प्रोलॉन्ग डेटोनेशन कैन कॉज डैमेज टू द सिलेंडर हेड। लेकिन अचानक ज़्यादा डेटोनेशन हो जाए उसके कारण क्या होता है, सिलेंडर हेड, पिस्टन, ये खराब होने लगते हैं। Lack of deposit on or a clean head and the piston face could indicate detonation has occurred। तो हमारे पास पिस्टन के ऊपर हमारे पास अगर गंदा सा हो रखा है, हेड उसका खराब हो रखा है, तो आपको पता लग जाएगा कि डेटोनेशन हो रही है, ठीक है। तो डेटोनेशन के कारण क्या सकता है, कुछ क्या होता है, ये होता है, क्या होता है, पिस्टन भी टूट सकता है, ठीक है, पिस्टन का ये हाल हो सकता है, ये भी हाल हो सकता है, पिस्टन रिंग भी टूट सकते हैं, ये हाल हो सकता है, और ये भी हाल हो सकता है। हमें लगता है मतलब क्या हो गया यार, डेटोनेशन पता नहीं क्या चीज़ है, एक टॉपिक ही तो है, टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। आप एक डॉक्टर हो, इंजन के डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इंजन के नियर हो, इंजीनियर हो, तो आप एक डॉक्टर की तरह बात करो। अच्छा, जैसे स्टेटोस्कोप लगाते हैं वो आप भी लगाओ, अच्छा इंजन में से आवाज़ आ रही है, वो अलग बात है, हम उस तरह के इंजीनियर नहीं बन पाते हैं कि आवाज़ से समझ पाएँ। जैसे मिस्त्री, एक बार बस वो कहेंगे लाओ, आवाज़ सुनेंगे, हाँ जी यहाँ दिक्कत आ रही है, वो असली डॉक्टर होते हैं। मज़ेदार तो मैकेनिकल के डॉक्टर असली वो होते हैं। हमें क्या होता है, हमें नहीं पता लगता कि कहाँ से क्या हो रहा है,
वो इवन ये बता देंगे कि पिस्टन रिंग आवाज़ कर रहे हैं, पिस्टन की बुरी हालत है, प्रेशर सही नहीं बन रहा, सब कुछ बता देंगे। चलो उनको एक्सपीरियंस है, लेकिन हमें भी समझना पड़ेगा। तो नॉकिंग को समझो, इसको डिस्कस करो, कहीं लोकल जो आपके जो है रिपेयर वाले होते हैं उनके साथ डिस्कस करो, वो आपको बताएंगे। तो ये था नॉकिंग और डेटोनेशन के बारे में। आई होप कि आपको समझ आया। अगर समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख के जरूर जाना। अगर नहीं पता लगा तो भी बताओ, कुछ कमी है तो भी बताओ, अगर पसंद आया तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। थैंक यू सो मच।